नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा? हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। स्टार्ट करें? यस सर। एग्जाम्शन का चैप्टर एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस डायरेक्ट भी आते हैं, मतलब बेस्ड ऑन एग्जाम्शंस ओनली। और जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं मिक्स, उसमें भी दो चार ट्रांजैक्शन इस चैप्टर से पक्का पक्का उठाई जाती हैं। ऐसा पेपर नहीं हो सकता जिसमें से कि इस चैप्टर में से कुछ ट्रांजैक्शंस आपसे ना पूछे जाएं, इसलिए एग्जाम दृष्टि से ये एक कैटेगरी का आपका चैप्टर बन जाता है। सेक्शन नंबर 11 है, जहां पर पावर मिलती है कि गवर्नमेंट कंडीशनल, अनकंडीशनल, होली और पार्शली किसी भी तरह की एग्जाम्शन दे सकती है। दूसरी बात यहां पर बताई गई है कि एग्जाम्शन जो दी गई है वो कब से इफेक्टिव होती है। अगर एग्जाम्शन नोटिफिकेशन में कोई पर्टिकुलर डेट लिखी हुई है कि दिस एग्जाम्शन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम दिस डेट, तो फिर तो बात ही अलग है। लेकिन अगर कुछ ऐसा ना दे रखा हो तो जिस दिन वो इश्यू की जाती है उसी दिन से उसको इफेक्ट में मान लिया जाता है। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एग्जाम्शन की लैंग्वेज को लेकर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कन्फ्यूजन्स आ जाती हैं कि इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, इसका स्कोप क्या है। तो उसकी एप्लीकेबिलिटी या स्कोप को क्लैरिफाई करने के लिए फ्यूचर में गवर्नमेंट एक क्लैरिफिकेशन इश्यू करती है बाय वे ऑफ ए नोटिफिकेशन। और वो क्लैरिफिकेशन जो होती है वो अर्लियर मेन नोटिफिकेशन के स्कोप को बतला रही होती है। तो ऐसे में उस सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन को मेन नोटिफिकेशन का हिस्सा मानते हुए उसकी एप्लीकेबिलिटी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से दी जाती है। दूसरी बात ये इसमें कि यहां पर आकर हम आपको बताएं कि एग्जाम्शन नोटिफिकेशन के साथ साथ गवर्नमेंट को स्पेशल ऑर्डर इशू करने की भी पावर होती है। स्पेशल ऑर्डर और एग्जाम्शन में फर्क क्या है? एग्जाम्शन आपकी यूनिफॉर्मिटी के साथ हर एक एरिया के लिए एप्लीकेबल होती है, जबकि स्पेशल ऑर्डर जैसे नाम से ही पता लगता है स्पेशल लोगों के लिए या स्पेशल एरिया के लिए इशू किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एरिया बाढ़ से अफेक्ट हो गया है, तो वैसे में वहां पर लोगों के खाने पीने की, रहने की बड़ी किल्लतें हो जाती हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट कह सकती है कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर 4 महीने तक कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा ऑन लाइक रहने सहने पर, अकोमोडेशन पर, और रेस्टोरेंट वगैरह पे जीएसटी की बात नहीं करेंगे। तो ऐसी बातें करी जा सकती हैं। तो ये तो रही पावर गवर्नमेंट की गिवन अंडर सेक्शन नंबर 11। अब मैंने सारी की सारी एग्जाम्शंस को कैटेगराइज किया हुआ है, कैसे कैसे? दान, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सरकार, किसान, मनोरंजन, जीपीआरएस, बीआईबी। जीपीआरएस मतलब गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, पी फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, आर फॉर रेंटिंग कंस्ट्रक्शन, एस फॉर सोशल वेलफेयर। बी मतलब लाइक बैंकिंग, आई मतलब इंश्योरेंस, और अगला बी मतलब बिजनेस रिलेटेड, ऐसे करके। जहां तक सवाल है कि ये तो हमारे पास ब्रॉडर कैटेगरी आ गई। अब इंटरनली लॉजिक क्या लगाया जाता है किसी एग्जाम्शन को देने के समय तो वो हमने यहां पर अपना रखा है कि भाई लॉजिक ये आपके हो सकते हैं। नीड या बेसिक नीड, ये पहली बात है। देखिए, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये आपकी नीड या बेसिक नीड में काउंट करी जाती हैं। तो ऐसे में अगर कोई नीड है तो गवर्नमेंट वहां पर एग्जाम्शन दे देती है कि चल ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी आईटीसी का इश्यू पड़ता है, बताऊंगा जब एग्जाम्शन आपके सामने आएगी, तो उसके बेसिस पर हमें एग्जाम्शन देनी पड़ती है। कभी कभी इंटरनेशनल प्रैक्टिस के साथ हमें अपने आप को अलाइन करना पड़ता है, इस वजह से एग्जाम्शन देनी पड़ जाती है। एग्जाम्शन देते समय हमने बुजुर्ग लोगों का खास तौर पे ध्यान रखा हुआ है, जब भी उनकी बात होगी एग्जाम्शन देके चलेंगे। हमने आम आदमी का, जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं उनका, जो गरीबी रेखा से थोड़े से ऊपर रहते हैं उनका भी ध्यान रखा। जब भी गरीबों की बात होगी एग्जाम्शन सामने आएगी। जब जब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा एज ए सप्लायर या एज ए रेसिपिएंट, तब तब हम पाएंगे कि एग्जाम्शन आएगी। कभी कभी जीएसटी कलेक्शन में इश्यू हो जाता है, न सप्लायर से ले पा रहे होते हैं, न रेसिपिएंट से ले पा रहे होते हैं, और ना ही पकड़ने के लिए वहां कोई वो होता है। तो ऐसे में बोलते हैं चल हट, अंगूर तो खट्टे हैं, हमें जीएसटी चाहिए ही नहीं, तो एग्जाम्शन सरकार दे देती है। कभी कभी हम बात करते हैं कि जय जवान जय किसान, इस ओतप्रोत होकर, इस भावना से हम एग्जाम्शन दे डालते हैं। और एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जैसी बातें होंगी, वहां पर भी एग्जाम्शन देने को हमें मिलती है। और जब जब हम किसी चीज को प्रमोट कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए एक्सपोर्ट को हमने बढ़ावा देना है, तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए भी हम अपनी एग्जाम्शन देकर चलते हैं। तो मैंने ये 10 बेस निकाले हैं जिन पर बेस्ड होकर सरकार अपनी एग्जाम्शन को दे रही है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। और तमाम बातों का और भी निचोड़ लेना चाहते हो तो ये है
कि जहां पर कोई चीज की नीड आपको दिख रही होगी तो वहां जीएसटी नहीं होगा। नीड की बजाय अगर वो डिजायर होगी तो वहां पर जीएसटी लग रहा होगा। कहते हैं कि जो नीड्स होती हैं वो तो भिखारी की भी पूरी हो जाती हैं और जो डिजायर्स होती हैं वो राजा की भी अधूरी रह जाती हैं। इसी शुभ विचार के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये जो डिस्कशन था मैंने आपको बता दिया, एग्जामिशन नोटिफिकेशन, उसकी एप्लीकेबिलिटी वाली बातें सारी यहां पर आ जाती हैं। और यहां से अब नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 आपका शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम चैरिटी की बात यहां पर करके चल रहे हैं, दान धर्म की बातें की जा रही हैं। तो पहले पॉइंट में आता है कि अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो रिकॉग्नाइज चैरिटेबल ट्रस्ट है अंडर सेक्शन 12AA या AB के अंदर ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, और वो 4 प्रकार की एक्टिविटी करता है तो एग्जम्पशन दे दी जाएगी। 4 प्रकार की एक्टिविटी कौन सी हैं? वो ये यहां पर निकल कर आती हैं। केयर एंड काउंसलिंग ऑफ जो गए काम से, मतलब जो नियर टू डेथ है उनकी केयर एंड काउंसलिंग करना, और व्यक्ति इस तरह के समस्या में ना आ जाए उनके लिए अवेयरनेस लेकर आना। किसी धर्म विशेष का प्रचार प्रसार करना, ये चैरिटेबल एक्टिविटी में आ जाता है। और इसमें एजुकेशनल स्किल या टैलेंट को बाहर लाना, किसका? अनाथ बच्चे, कैदी और ग्रामीण बुजुर्ग हो गए और चोट खाए हुए व्यक्ति हो गए, शब्बो तुम कहाँ चली गई। तो ऐसे व्यक्तियों को समझाना, काउंसलिंग करना, इनके एजुकेशन देना इनको, कि भाई कोई बात नहीं, बहते पानी की तरह रहो, चलते जाओ चलते जाओ। तो ये सब आपका चैरिटेबल एक्टिविटी में आता है। और ढेर सारे जो बचाओ बचाओ के प्रोग्राम हैं कि यमुना बचाओ, पानी बचाओ, मुझे बचाओ, ये बचाओ, ये भी आपके यहाँ पर चैरिटेबल एक्टिविटी का हिस्सा बनते हैं और अकॉर्डिंगली इन पर जीएसटी की बात नहीं करी जाती है। तो पहला पॉइंट आपका यहां पर आकर खत्म हो जाता है। तो पहला, दान धर्म की बात हमारी चल रही है, और धर्म के नाम पर जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। जब धर्म की बात यहां निकल के आ रही है मालिक, तो जयकारा शेरावाली का बोल, सच्चे दरबार की जय, दरबार की जय। तो यहां पे कह रहे कि जो जागरण पार्टी होती है जो कि रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट कराती है, और कंडक्ट कराने के बदले जो भी उसे कंसिडरेशन मिलता है उस पर जीएसटी की बात नहीं करी जाती है। जो प्रवचन होते हैं उन पर भी जीएसटी की बात नहीं हो, क्योंकि ये भी एक रिलीजियस सेरेमनी के अंदर आपके काउंट किए जाते हैं, ऐसे करके। दूसरा ये है कि जो भी आपके ये जो धार्मिक स्थल होते हैं, सार्वजनिक धार्मिक स्थल जो होते हैं, इनको जब हम किराए पर देते हैं तो यहां जीएसटी का सीन क्या रहेगा? एक लिमिट में अगर दे रहे हैं तो किराया नहीं है, उस लिमिट के ऊपर अगर किराया बनता है तो फिर उस पर जीएसटी लगा दिया जाएगा। कैसे करके भला? कि अगर यहां पर जो किराया है वो 999 या 4x9 एज द केस मे बी तक का है तो जीएसटी नहीं आएगा, अदरवाइज जीएसटी आ जाएगा। मतलब जी, जैसे कमरे की बात करते हो, गुरुद्वारे में कमरा है, ठीक है, और वहां पर रेंट उसका 999, और कमरे जो होते हैं महीने के हिसाब से नहीं, पर डे के हिसाब से होते हैं, 999 पर डे तक का है तो नहीं है, उसके ऊपर जाते ही पूरे अमाउंट पर जीएसटी लग जाएगा। जो धार्मिक स्थल है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, वहां प्रसाद की दुकानें हैं, बांसुरी की दुकानें हैं और छोटी मोटी दुकानें होती हैं खाने पीने की, तो उन दुकानों का जो किराया है, दुकानों का किराया मंथली चलता है। अगर वो किराया 9,999 पर मंथ तक का है तो जीएसटी नहीं है, उसके ऊपर का है तो पूरी अमाउंट पर जीएसटी लग जाएगा। हॉल बने हुए होते हैं ऐसे प्रीमाइसिस के अंदर, जो हॉल बने हुए हैं, अगर हॉल का किराया, हॉल पर डे के हिसाब से किराए पर दिए जाते हैं, अगर 9,999 पर डे तक का है तो जीएसटी की बात नहीं होगी, इससे ऊपर का है तो पूरे अमाउंट पर जीएसटी लगवा दिया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। दान धर्म, दान और धर्म की बात मालिक चल रही है, और इसी के सीरीज में आ रहा है आपका रिलीजियस जर्नी। 2 रिलीजियस जर्नी जो कि अब्रॉड में हैं उन पर जीएसटी की बात नहीं करी गई है। एक है अपनी हज यात्रा और दूसरी है यहां पर कैलाश मानसरोवर की यात्रा। इनको जीएसटी से मुक्त रखा गया है। एक चाइना में है और दूसरी सऊदी अरेबिया में है, वैसे करके। उसके बाद बात को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और हालांकि मैंने सारे के सारे जो एग्जाम्पशंस है ना, इनका एक चार्ट भी बनाया है, मैं आपको दिखाता हूं उस चार्ट को, जीरा चार्ट। इस चार्ट में सारी एग्जाम्पशंस की मैंने ग्रुपिंग कर रखी है और ये मेरी वेबसाइट पर फ्री रिसोर्सेज में अवेलेबल है चार्ट, तो वहां से आप इसे निकाल सकते हैं। तो सारी की सारी एग्जाम्पशंस खत्म होने के बाद मैं इस चार्ट के ऊपर आऊंगा, ठीक है। चलो जी, वापस चलते हैं और वहीं पर लौटकर आ जाते हैं जहां से हम गए थे। दान धर्म के बाद अगला नंबर आता है एजुकेशन का। एजुकेशन में क्या बोलते हैं? न्यूज़। जो जर्नलिस्ट होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक सेल्फ एम्प्लॉयड होता है और एक एम्प्लॉय होता है। जो एज एन एम्प्लॉय अपनी सर्विसेज दे रहा है
उस पर तो सैलरी है, सप्लाई नहीं, नो जीएसटी। लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसके द्वारा दी गई एक्टिविटी, सर्विस है, सप्लाई है, जीएसटी बनेगा तो सही, लेकिन उसको एग्जेम्प्ट यहाँ पर कर रखा है। पीटीआई और यूएनआई की जो सर्विसेज हैं उनको भी यहाँ पर एग्जेम्प्ट कर रखा है। रीज़न साफ है कि आगे, जैसे मान लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया है ये, और यहाँ ये न्यूज़ आ रही हैं पीछे से यहाँ पर आकर, ठीक है। चूंकि आगे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर पर जीएसटी होता ही नहीं है, हालांकि ये गुड्स है ना, पहले कभी कोई टैक्स हुआ करता था ना आज कोई टैक्स है। तो आउटपुट जीएसटी ना होने के चलते यहाँ पर आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा, और अगर हमने यहाँ पर एग्जम्पशन ना दी तो ये कॉस्ट का पार्ट बनेगा और अल्टीमेटली न्यूज़पेपर की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ऐसा ना हो इसलिए यहाँ पर एग्जम्पशन दे दी गई। लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी है तो जीएसटी की बात उस पर नहीं होगी। सर प्राइवेट हुई तो, हालांकि प्राइवेट नाम नहीं दिया जाता, लेकिन प्राइवेट का मतलब होता है जहां पर हर कोई आ जा ना सके। जैसे स्कूल की लाइब्रेरी, कॉलेज की लाइब्रेरी, उसकी लिमिटेड एक्सेस होती है सिर्फ उसी स्कूल या कॉलेज के बच्चों के लिए। वो अगले पॉइंट में आके अपनी एग्जेम्प्ट हो जाती है, एजुकेशन वाले पॉइंट में इसमें आके। इसमें ये बोलता है, इसका एनालिसिस पार्ट ये निकल के आता है कि मैंने एजुकेशन इंस्टीट्यूट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। स्कूल हो गया, अपना ये कॉलेज वगैरह जो हो गए, और जो डिप्लोमा वगैरह कराते हैं आपके ये इंस्टीट्यूट हो गए। तो जो स्कूल है वो अपनी सर्विसेज जो आगे दे रहा है, किसको दे रहा है सर? जो अपने बच्चों को दे रहा है, फैकल्टी को दे रहा है, स्टाफ को दे रहा है। स्टूडेंट को, फैकल्टी को, स्टाफ को जो सर्विस दी जा रही हैं उन पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। जो न्यू एंट्रेंट हैं बच्चे, जो एंट्रेंस फी वगैरह देकर आ रहे हैं, अभी उस स्कूल के स्टूडेंट नहीं बने हैं, उनकी फीस पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ठीक, ये दोनों पॉइंट सभी के लिए कॉमन है, इसके लिए भी कॉमन है, और जो डिप्लोमा वाले हैं इनके लिए भी ये पॉइंट कॉमन करके दिए गए हैं, ये सब के लिए एग्जम्प्ट है। लेकिन कुछ सर्विसेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लेती भी है, तो उनमें सबके लिए अंतर यहां पर डाला गया है। पहला पॉइंट डाला गया है टीसीएस का। टी मतलब ट्रांसपोर्टेशन, सी मतलब केटरिंग, मिड डे मील, एस का मतलब है लाइक सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग की सर्विसेज। तो टीसी जिसके लिए नीड है और किसके लिए डिजायर है। जहां पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, 12वीं तक का स्कूल है, नन्हे मुन्ने जाते हैं, तो क्या वहां पर ये ट्रांसपोर्टेशन और ये सिक्योरिटी वगैरह इन सब की जरूरत है या नहीं है? हाँ सर, ये एक नीड है, नीड है तो इस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ठीक, दूसरा इसमें आता है आपका एंट्रेंस और फाइनल एग्जामिनेशन संबंधी सर्विसेज, जैसे कि पेपर सेट कराने वाले को पैसे दिए हैं, पेपर एवेलेटर को पैसे दिए हैं। तो एग्जाम कैसा भी हो, चाहे फाइनल हो चाहे एंट्रेंस हो, उसको कंडक्ट कराने के लिए, जैसे सी इंस्टीट्यूट है अलग अलग सेंटर्स से बात करता है भाई, जहाँ पर आपके एग्जामिनेशन सेंटर बनते हैं, तो वो आईसीआई से पैसा लेते हैं। तो ये सबके लिए भाई साहब होता है, ये तो हर कोई करा के चलता है, तो इस पर एग्जामेशन दे दी जाएगी, चाहे आप यहाँ पे हों, चाहे आप यहाँ पे हों, चाहे आप यहाँ पे। एग्जाम तो हर एक में किया जाता है। तो ये फ्रांस नहीं है कि जहाँ पर एक समय तक एग्जाम कंडक्ट होते ही नहीं है, यहाँ पर तो होते हैं, इंडिया है ये। तो ये सबके लिए एक नीड है, इसलिए इसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। ऑनलाइन एजुकेशनल पीरियोडिकल्स, ऑनलाइन एजुकेशनल की बात कर रहे हैं, किसी मैगजीन की बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या छोटे बच्चों के लिए नीड है? जी नहीं, नीड नहीं है, तो इस पर जीएसटी लगा दिया जाएगा। नीड किसके लिए? कॉलेज में जो पढ़ते हैं बच्चे, उनके लिए नीड है। हाँ, उनके लिए नीड है, क्योंकि वो यही पढ़ते हैं, बाकी किताबें तो कम ही पढ़ते हैं वो। तो नीड है, तो यहाँ पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। जो ये इस तरह के डिप्लोमा कोर्स करने के लिए जाते हैं एनआईटी वगैरह में, घंटे 2 घंटे के लिए जाते हैं, लिमिटेड टाइम होता है, तो वहाँ पर ये ऑनलाइन एजुकेशन पीरियडिकल्स की कोई नीड नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर भी जीएसटी लगा दिया जाता है। तो ये थी इनकी इनवार्ड सप्लाई की, अगर ये इंस्टीट्यूट ये सप्लाईज लेता है तो क्या किया जाएगा। तो फाइनली ये निकल के आया कि टीसीएस की जो सर्विसेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल के लिए एग्जेम्प्टेड हैं। ये एंट्रेंस और फाइनल एग्जामिनेशन वाली सर्विसेज सबके लिए एग्जेम्प्ट कर दी गई हैं, और जो एजुकेशनल पीरियोडिकल्स की हम बात कर रहे हैं वो एग्जेम्प्टेड फॉर कॉलेजेस ही यहां पर किया गया है। एक और अहम बात, यहां जो डिग्री आपको ये दी जा रही होती है, ये डिग्री रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए किसी इंडियन लॉ के द्वारा। अगर उस डिग्री को रिकॉग्निजेशन नहीं है तो फिर वैसे में फिर एग्जाम्शन काम नहीं करके चलेगी। रिकॉग्निजेशन का मतलब क्या है? जिससे मान के चलिए, मैं आपको एग्जांपल देके चलता हूं। एक इंस्टीट्यूट है, गर्ग एविएशन इंस्टीट्यूट करके है, वो हवाई जहाज कैसे उड़ाते हैं वो सिखाते हैं। हालांकि बचपन में हमने बहुत हवाई जहाज उड़ा रखे हैं, वो सिखाते हैं। तो अब वहां से ट्रेनिंग लेने के बाद में बच्चा जो एविएशन डिपार्टमेंट है उसके यहां पर जाकर एग्जाम देता है। क्वालिफाई करने पर उनकी 2-2.5 साल की ट्रेनिंग भी होती है, और ट्रेनिंग के बाद उसको लाइसेंस मिलता है जहाज उड़ाने का।
अब एविएशन का जो कनेक्टेड लॉ है उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई ये जो सर्टिफिकेट यहां से लेकर आया है, ये अगर गर्ग एविएशन इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट हुआ, और ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट होते हैं नॉर्मली, 20 इंस्टीट्यूट के नाम है कि अगर यहां से आप पढ़कर आए हो, ट्रेनिंग लेकर आए हो, तो आपका हम जो एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद 2-2.5 साल की ट्रेनिंग कराते हैं, इसमें 6 महीने का रिलैक्सेशन दे देंगे। ये इंडियन एक्ट में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सर्टिफिकेट यहां से इश्यू किया गया था, इसको इंडियन लॉ ने रिकॉग्निशन दे दी है। तो ऐसे में यहां पर ये एग्जम्पशन काम कर जाएगी, ऐसे करके बोला जाता है। दूसरी एक और बात यहां पर निकल के आती है मालिक, कि ये जो आंगनवाड़ी होती हैं, क्या इनको भी हम स्कूल की कैटेगरी में रख सकते हैं? स्कूल का मतलब जो प्लेवे से लेकर 12वीं तक के होते हैं। जो आंगनबाड़ी है, ऐसे मानो ये सरकारी प्लेवे स्कूल होता है, तो इसको भी स्कूल की कैटेगरी में रखा जाएगा। एक और अहम बात कि ये जो आपका मिड डे मील होता है, इट इज नॉर्मली स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर कोई कॉरपोरेट अपनी सीएसआर एक्टिविटीज के तहत इसे स्पॉन्सर करता है, देता है, तो क्या एक जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? तब भी नहीं लगेगा, गवर्नमेंट दे या फिर मालिक इसे कोई कंपनी दे, दोनों ही सिचुएशंस में जीएसटी की बात नहीं होगी। चाहे प्लेवे को दे, चाहे आंगनबाड़ी को दे, एग्जम्पशन बरकरार तरीके से चलती रहेगी। ऐसी ही बात आपकी यहां पर लिखी हुई है। आगे बोलते हैं, जैसे आपका ये यूपी बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, सीबीएसई हो गया, क्या ये आपके बोर्ड भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं? द आंसर इज यस। तो जितना तक एग्जाम्पशन लिखी हुई है, अकॉर्डिंगली इनको भी एग्जाम्पशन यहाँ पर नसीब करा दी जाएगी। ये बात आपकी इस सर्कुलर में यहाँ पर लिखी हुई है। एक नया पॉइंट और इस बार ऐड किया गया है सर्कुलर के माध्यम से, कि जो एक्स होते हैं, एक्स स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, कि मैंने अपना स्कूल छोड़ दिया, मान लीजिए 12th के बाद में मैं आगे चला जाता हूं, या मान लीजिए मैं 10th के बाद स्कूल छोड़ दिया, मैं स्कूल शिफ्ट करना चाहता हूं, तो मुझे ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, टीसी चाहिए होती है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, नया स्कूल मांगता है। तो जब मैं यहां से निकलवाता हूं, इनका स्टूडेंट अब मैं नहीं रहा, 4-6 महीने बाद उसकी जरूरत पड़ती है, तो मैंने यहां से निकलवाया, जब मैं इसका स्टूडेंट नहीं हूं, और ये कुछ चार्जेस 500, 600, 700 रुपए के चार्ज मुझसे लेते हैं, इन चार्जेस पर जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? यानी एग्जाम्पशन सिर्फ करंट वाले स्टूडेंट के लिए ही है, या एक्स वाले के लिए भी है? साहब, करंट वाला है तब भी एग्जम्प्ट है, एक्स है तब भी एग्जम्प्ट है, और जो नया आने वाला है उसके लिए भी एग्जम्पशन अवेलेबल है। नया आने वाला स्टूडेंट हो, जा चुका हुआ स्टूडेंट हो, या जो पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट हो, स्टूडेंट होता है, उस पर हम एग्जम्पशन अपनी देकर चलेंगे। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। एक्स को भी एग्जम्पशन दी, ये कह रहे एक्स को भी यहां पर एग्जम्पशन दी जाएगी, ऐसे करके मालिक के बोल के चल रहे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे? हाँ सर जी साहब। आगे कहते हैं इसमें कॉरपोरेट कम इंस्टीट्यूट। तो पहले पुराने समय के अंदर थ्योरेटिकल पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती थी। आज भी कुछ ऐसी ही तर्ज पर जो कॉरपोरेट्स हैं उनके अपने स्कूल चलते हैं, बेसिकली वर्कशॉप टाइप कराते हैं, प्रैक्टिकल ज्ञान की बौछार करते हैं। तो वहां पर इसलिए गवर्नमेंट ने, जैसे बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल आ सकते हैं, अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, इनका ऑब्जेक्टिव है बेरोजगारी को दूर करना। तो ये जो सर्विस अपने दे रहे हैं, इस पर भी जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। बेरोजगारी को दूर करने के लिए आज का जो युवा है उसको ट्रेंड करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सरकार ने अलग अलग समय पर स्कीम निकाली हैं, एसडीआई यानी कि स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, कुशल भारत कौशल भारत। तो ये जो स्कीम्स हैं, इनके तहत जब ट्रेन किया जा रहा है, यहां पर भी जीएसटी की बातें नहीं करी जाती हैं। दिशा फाउंडेशन, आईसी फाउंडेशन, दृष्टि, केवीआर, डॉक्टर रेड्डी, ये जो आपके इंस्टीट्यूट हैं, इस प्रकार की स्कीम के तहत ये काम कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव और आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ठीक है जी। एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात यहाँ पे करके चलते हैं, कि अगर मैं यहाँ सर्विसेज दे रहा हूँ और जिसमें कि मुझे जो कंसिडरेशन आता है वो गवर्नमेंट से आता है, चाहे पूरा गवर्नमेंट से आ रहा हो, मैं कह रहा हूँ भाई साहब 75% भी अगर गवर्नमेंट से आ रहा है तो भी उसे यहाँ पर एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि मैं आईआरएस ऑफिसर को क्लासेस देता हूँ, तो वहाँ पर मुझे पैसा जो मिलता है, सारा का सारा खर्चा सरकार उठाकर चलती है, तो उस पर जीएसटी की बातें नहीं होती हैं। ठीक है जी, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद में हेल्थ जगत पर आ जाते हैं हम। क्या बोलते हैं कि हेल्थ का मतलब क्या? भाई हेल्थ केयर की सर्विस का मतलब, इसको 3 भागों में तोड़ सकते हैं, डायग्नोस करना, ट्रीटमेंट और
केयर की बात यहां पर आती है, डीटीसी की बात आ जाती है, ठीक है। और पशु पक्षियों की हेल्थ केयर को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। कॉर्ड ब्लड बैंक की जो सर्विसेज हैं इसको इनडायरेक्ट माना गया है टू द हेल्थ। पहले ये एग्जेम्प्ट हुआ करती थी और अभी इसको टैक्सेबल कर दिया गया है यहां पर आकर मालिक, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रख के चलना, इट इज टैक्सेबल नाउ। आगे आता है हेल्थ केयर की सर्विसेज। इस बार ह्यूमन बींग्स के लिए हम बात करके चल रहे हैं। तो हेल्थ केयर की सर्विस हर कोई नहीं दे सकता, बंगाली बाबा नहीं। हेल्थ केयर की सर्विस एक वो व्यक्ति दे सकता है जो इस काम के लिए ऑथोराइज्ड है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, नर्सिंग होम हो, चाहे अपना डॉक्टर का क्लिनिक हो, पैथोलॉजी लैब हो, इंडोर हो, आउटडोर हो। ये सभी के सभी जब एक हेल्थ केयर की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो वहां पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। हेल्थ केयर के अंदर अगर हम मान के चलते हैं कि जो ये हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, इनका क्या क्या इनको हेल्थ केयर में शामिल करोगे या नहीं करोगे? अगर ये फॉर क्योर है, इलाज के तौर पर किया जा रहा है, फिर तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर ये सिर्फ केयर के लिए किया जा रहा है, अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, तो फिर इस पर जीएसटी अपना लगा दिया जाएगा। ऐसे करके मालिक बोलते हैं। लेटेस्ट अमेंडमेंट इसके अंदर एक आई है, अगर आईसीयू है, सीसीयू, एनआईसीयू, आईसीसीयू, आईसीयू ध्यान रहता है मैं तो बस, आईसीयू है, उसका जो बेड है, किराया कितना मर्जी क्यों ना हो, जीएसटी की बात नहीं होगी। लेकिन जब वहां से निकलने के बाद रूम में बंदे को शिफ्ट कर दिया जाता है तो रूम का किराया अगर 5,000 से ऊपर का है तो फुल वैल्यू पर जीएसटी आ जाएगा, और अगर नहीं है, अप टू 5,000 है, तो उस पर हम रूम के रिस्पेक्ट में जीएसटी की बात नहीं करके चलेंगे। एम्बुलेंस की सर्विस एक ऐसी है जिसको देने के लिए डॉक्टर होना जरूरी नहीं होता है, तो ये सर्विस चाहे एक डॉक्टर दे या नॉन डॉक्टर दे, दोनों के केस में एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। ये सारी बात एनालिसिस इसका यहां पर लिखा हुआ है। आगे बोलते हैं कि एक हॉस्पिटल में आके डॉक्टर जब अपनी सर्विस देता है तो डॉक्टर को जो भी कंसिडरेशन मिलता है उस पर भी जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी मालिक। और हॉस्पिटल जो आगे पेशेंट को दे रहा है हेल्थ केयर की सर्विस, उस पर भी अपना जीएसटी नहीं होता है। जहां तक सवाल है खाने पीने का, तो अगर इंडोर सप्लाई की जा रही है, कैंटीन से मरीज के लिए की जा रही है, हेल्थ केयर का हिस्सा बनता है, जीएसटी नहीं होगा। लेकिन आउटडोर में कैंटीन में बैठकर जो उसके अटेंडेंट रोटियां तोड़ रहे हैं उस पर जीएसटी लगा दिया जाएगा। इज इट ओके? यस सर। तो वो वाली बात आपकी यहां निकल कर मालिक आ जाती है। उसके बाद आईवीएफ की बात कर रहे हैं कि जो आर्टिफिशियली हम बात करते हैं, आईवीएफ बहुत लंबे समय से विवाद में चल रहा था कि क्या होगा, तो आईवीएफ टेक्नोलॉजी के तहत जो बेबी होगा वहां पर जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी, मेरा बच्चा, ऐसे करके। आगे रिहैबिलिटेशन सेंटर, जो नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, घर बैठे शराब छुड़ाएं उस केस में, तो अगर ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जा रहा है या किसी ट्रस्ट के द्वारा रन किया जा रहा है नशा मुक्ति केंद्र, तो वहां भी जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। बायोमेडिकल वेस्ट को सरकार ने माना है इस बार कि इट हैज इनडायरेक्ट नेक्सस विद द हेल्थ केयर। तो बायोमेडिकल वेस्ट की जो सर्विसेज थी जो कि दिया करती थी सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, नाउ इट इज लाइबल टू जीएसटी। पब्लिक कन्वीनियंस की बात करते हैं, जहां पर 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये यानी सुलभ शौचालय में जो देने पड़ते हैं उस पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाता है, क्योंकि ये सभी के सभी नीड्स में आपके आ जाते हैं वैसे करके। तो दान, धर्म, शिक्षा, और शिक्षा के बाद अगला नंबर आता है अब स्वास्थ्य का। क्या कह रहे हैं? सॉरी, शिक्षा, दान, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, स्वास्थ्य हो गया। अब स्पोर्ट्स की बात यहां पर हम करके चलते हैं। क्या कहता है मालिक स्पोर्ट्स में? तो स्पोर्ट्स में सबसे पहले आता है फीफा। इसमें क्या लिखा हुआ है कि फीफा कोई भी सर्विसेज दे रहा है या ले रहा है, जीएसटी की बात नहीं होगी, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है और उसी प्रैक्टिस के साथ हमने अपने आप को अलाइन कर लिया है। कौन से फीफा की बात कर रहे हैं? फीफा ये मेंस कैटेगरी में है और ये आपका विमेंस कैटेगरी में है। ये 2020 में खेला जाना था लेकिन कोविड की वजह से पोस्टपोन्ड। उसके बाद आगे बात करते हैं एएफसी की, एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन, एएफसी एंड सब्सिडरीज के द्वारा सर्विस दी जा रही है या ली जा रही है। ये बात कर रहे हैं विमेंस एशिया कप 2022 की। तो यहाँ जो सर्विस दी जाएंगी और ली जाएंगी, जीएसटी की बात उन पर बिल्कुल भी नहीं करी जाएगी। स्पॉन्सरशिप ऑफ इवेंट की बात कर रहे हैं। स्पॉन्सरशिप ये लगा बीएसएनएल चौका कनेक्टिंग इंडिया। तो ऐसा करने के लिए, ऐसा बुलवाने के लिए बीएसएनएल ने पैसे दिए थे।
तो यहाँ से क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज़ पर फोकस बनाते हैं तो उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है और हर कोई चाहता है कि उसके ब्रांड पर लोगों की नजरें आए, उनका फोकस आए, उनका ध्यान आए, इसलिए ऐसे कारनामे करवाए जाते हैं। तो ये होते हैं कुछ कॉरपोरेट्स जो ब्रांड वैल्यू के भूखे होते हैं और ये हैं यहाँ पर आकर इनको हमेशा फंड्स चाहिए होता है, फंड्स की चूंकि इनके पास कमी रहती है। तो ये एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं, इनके पास पब्लिक है, इनके पास पैसा है, आन मिलो सजना, हम आपको पब्लिक की पब्लिसिटी देंगे और यहाँ पर आप हमें पैसा दीजिए। तो चूंकि खेलों को बढ़ावा देना है हमें यहाँ पर, इसलिए स्पोर्ट्स के संबंध में जो स्पॉन्सरशिप फी है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। किसी और चीज की स्पॉन्सरशिप है तो उस पर जीएसटी लगेगा और आगे चल के रिवर्स चार्ज का चैप्टर बोलेगा कि उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाया जाएगा, ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। स्पोर्ट्स जगत से जुड़ी हुई एक और बात आ रही है, अंपायर है, कोच है, प्लेयर है, मैनेजर है। अंपायर हो गए, कहाँ रहे अंपायर, कहाँ रहे अंपायर है, कोच है, टीम मैनेजर है और प्लेयर है, रेफरी है। ये सेलेक्टेड 4-5 लोग आपको दिख रहे हैं यहाँ पर आकर। ये अगर अपनी सर्विसेज देते हैं किसी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को तो बस वहीं एग्जम्पशन है, इसके अलावा कहीं एग्जम्पशन दिखाई नहीं देगी, ऐसे करके बोल दिया जाता है। अगर मान लीजिए सर ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं किसी नॉन रिकॉग्नाइज्ड बॉडी को, लग जाएगा जीएसटी। और कोई लोग हैं जो अपनी सर्विस दे रहे हैं रिकॉग्नाइज्ड को या इसको, तो भी जीएसटी लग जाएगा। तो वैसे करके यहां पर बात करके चलते हैं। दूसरा, एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी दूसरी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस देती है तब भी जीएसटी वहां पर एग्जेम्प्ट रहेगा, ऐसे करके बोल दिया जाता है मालिक। तो ये दो एलिमेंट में बटा हुआ है आपका ये डिस्कशन। एक इंडिविजुअल्स अपनी सर्विस दे रहे हैं आरएसबी को और एक आरएसबी दूसरी आरएसबी को सर्विस देती है तो भी एग्जम्पशन दे दी जाती है। अब बात करते हैं कुछ एक गवर्नमेंट सर्विसेज की। तो गवर्नमेंट हमेशा जीएसटी से बचती रही है। सप्लाई चैप्टर में देखा कई सारी चीज़ों को नेगेटिव लिस्ट से बाहर निकाल दिया। अब यहाँ ढेरों सर्विसेज को जीएसटी से बाहर निकालना चाहते हैं। इसके बाद जहां पर मजबूरी में जीएसटी लगाना पड़ रहा है उसे रिवर्स चार्ज के फंदे में लटकाने का प्रयास करेंगे। ये ऐसी गवर्नमेंट की सोच है। इसी के चलते हुए कुछ कह रहे हैं यहां पर आकर, क्या भला, ये दोनों तीनों चारों पॉइंट्स को मैंने यहां समराइज किया है ऐसे करके। यह है यहां पर सर्विस देने वाली है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी या यूनियन टेरिटरी। इसको मैं प्योर गवर्नमेंट बोल के चल रहा हूं। दूसरा क्या है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी, इनको मैं सुविधा के लिए बोल के चल रहा हूं सेमी गवर्नमेंट। ज्यादा वजन किसमें है, प्योर गवर्नमेंट में ज्यादा वजन है। तो अगर ये आर्टिकल नंबर 243 और जी में आने वाली सर्विसेज को देते हैं तो इसको तो जड़ से उखाड़कर फेंक रखा है, सप्लाई ही नहीं बनने दिया। सप्लाई चैप्टर में पढ़ा था। जो सेमी गवर्नमेंट है अगर ये इस तरह की सर्विसेज को दे रहे हैं तो इनके लिए जड़ से उखाड़कर नहीं फेंका है बल्कि गेट नंबर 5 यानी कि एग्जम्पशन के रूट से इनको बाहर का दरवाजा दिखाया है। इसके साथ साथ अगर ये वाली सर्विसेज को आउटसोर्स कर देते हैं, किसी और से करवाते हैं, तो वैसे वाले केस में यहां एग्जम्पशन दे रखी है प्योर गवर्नमेंट के केस में। तो सोचिए सेमी गवर्नमेंट के केस में क्या कर रखा होगा, टैक्सेबल कर दिया है मालिक, 1 साल पहले ये टैक्सेबल कर दिया है। दूसरी बात, ये जो इनवार्ड सप्लाई अपनी ले रहे हैं, ये जो इनवार्ड सप्लाईज यहां पर ले रहे हैं ना मालिक, तो इनमें प्योर सर्विस होनी चाहिए। फिर बाद में बात आई कि नहीं यार, अगर मान लीजिए स्ट्रीट लाइट जो है उनको मेंटेन करना है तो जो फ्यूज लाइट होती है वो भी बदलनी पड़ती है थर्ड पार्टी को ही, तो फिर ऐसे में नहीं होना चाहिए, प्योर सर्विस को ही एग्जम्पशन दे रखी है। थोड़ा बहुत अगर गुड्स यूज हो जाता है तो चलेगा। तो यहां पर गुड्स की लिमिट तय कर रखी है कि मैक्स टू मैक्स 25% तक का गुड्स हो सकता है, यानी कि सर्विस जो रहेगी कम से कम 75% रहेगी। तो मोटी बात यह कि 75 to 100% अगर सर्विस एलिमेंट है इस तरह की सर्विसेज में जो कि आउटसोर्स करी गई हैं, उनकी यहां पर बात कर रहे हैं, इधर एग्जेम्प्टेड और यहां पर अपनी टैक्सेबल की बात कर दी गई है। यह लिखा है ऊपर के 4-5 पॉइंट्स के अंदर आकर। यहां पर एक सर्कुलर की बात करी गई है और कह रहे हैं कि जो लाइक गवर्नमेंट क्या करती है कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करती है चावल का, गेहूं का वगैरह का। तो डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले उसके अंदर वो कुछ मिनरल्स ऐड कराती है किसी थर्ड पार्टी से, है ना। तो वहाँ मिनरल्स ऐड करना, इस तरह की एक्टिविटीज़ को आर्टिकल नंबर 243 जी और डब्ल्यू के अंदर
कवर मान लिया जाता है, उसमें फॉल करती है ये। तो यहां पर ये एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो डिपेंड करता है कि जो सर्विस वहां पर दी जा रही है वो कैसी है। अगर सर्विस एलिमेंट 75% टू 100% का है तो एग्जम्पशन रहेगी, अदरवाइज एग्जम्पशन की बात नहीं करी जाएगी। ऐसी वाली बात मालिक बोल दी जाती है। Taxability of sanitation and conservancy services supplied to army and other central and state government departments, इनका क्या रहेगा? तो यहां पर क्लैरिफिकेशन डाली गई है कि दीज एक्टिविटीज आर नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 243G और W, इसलिए इनको टैक्सेबल यहां पर करवा दिया जाएगा। आगे आती है, यहां पर आकर अमेंडमेंट्स आई हुई हैं मालिक कि एक डायग्राम के जरिए मैंने बातों को बता रखा है। यहां पर आकर आप देख सकते हैं कि नॉर्मली जब गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज दे रही है तो वो किसको दे रही है, ये निर्भर करता है। अगर सर्विस दी जा रही है आम आदमी को, तो आम आदमी को सरकारी सेवाएं सस्ते दामों पर मिलनी चाहिए। आम आदमी एक क्रेडिट तो ले नहीं सकता है, तो कॉस्ट का पार्ट बनेगी। इसलिए कहा गया कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द नॉन बिजनेस एंटिटी, यानी आम आदमी कह सकते हो, यानी कि जो क्रेडिट नहीं ले सकता बेसिकली, तो वैसे वाले केस में एग्जम्पशन दे दी जाएगी। ठीक है। दूसरा, अगर बिजनेस एंटिटी को दी जाए सर्विसेज तो निर्भर करता है कि बिजनेस एंटिटी कैसी है, गरीब है या अमीर है, जरा वो बताइए। गरीब का मतलब क्या है कि जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10, 20, 40 तक सीमित रहा हो। कहना ये चाह रहे हैं कि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आईटीसी नहीं मिल पाएगा। आईटीसी नहीं मिल पाएगा तो अगर टैक्स लगाया तो वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा, जो गवर्नमेंट चाहती नहीं है। इसलिए कहा कि ठीक है, इसको भी एग्जम्प्ट कर देते हैं। लेकिन अब बात आई कि अमीर बिजनेस एंटिटी जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर क्रॉस कर रहा था 10, 20, 40 को, तो मतलब रजिस्टर्ड है, मतलब आईटीसी बुक कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी दो फाड़ कर दिए। कहते हैं कि देखो, अगर ये आपका हाई वैल्यू सर्विस है या लो वैल्यू सर्विस है। लो वैल्यू सर्विस का मतलब सर्विस की वैल्यू जहां 5,000 तक की है तो चिल्लर अमाउंट है, छोड़ो यार एग्जाम्पशन में डाल देते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाई वैल्यू अमाउंट है, अमीर बिजनेस एंटिटी है, आईटीसी ले लेगी, तो टैक्स लगा भी दोगे तब भी कौन सी दिक्कत है, लगा दो, टैक्स इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो ही जाएगा। तो बिजनेस एंटिटी को दी जा रही हो, अमीर वाली को दी जा रही हो और हाई वैल्यू सर्विस हो तो ही यहां पर टैक्सेबल होगा, अदरवाइज एग्जम्पशंस दे दी जाएंगी। ऐसे करके बोल दिया जाता है। गवर्नमेंट की सर्विस गवर्नमेंट को ही दी जा रही है, डिपार्टमेंट को दूसरे को दी जा रही है, तो वहां भी भाई भाई हैं भाई, तो चलो उसमें भी एग्जम्पशन डाल देते हैं। लेकिन 3 तरह की सर्विसेज ऐसी हैं जहां पर की सरकार को जानबूझकर टैक्सेबिलिटी में लाना पड़ा। वो कैसे करके और क्यों लाना पड़ा, मैं बताता हूं। देखिए, गवर्नमेंट ने कहा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की सर्विस जो दी जा रही है वो एग्जम्प्टेड है, ये बोला गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो इसका मतलब पोस्ट ऑफिस की जो सर्विस थी वो भी सारी की सारी एग्जम्पशन में आ गई। लेकिन ऐसा होने से कुरियर एजेंसी जो थी उनके घरों में आग लग गई कि भाई साहब तुम्हारे ऊपर तो जीएसटी नहीं है, हम भी सिमिलर सर्विस दे रहे हैं, हमारे ऊपर जीएसटी आ रहा है। भाई ये तो गलत है, वी वांट जस्टिस, हमें पैरिटी मेंटेन कराइए, या तो हमारे ऊपर से भी जीएसटी हटा दीजिए या सरकार अपने ऊपर भी जीएसटी लगा लीजिए। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, लक्ष्मी आने की बात करो, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम पोस्ट ऑफिस की सर्विस को टैक्सेबल कर देते हैं। पहले यहां पर कुछ स्पेसिफिक बातें दे रखी थी कि ये वाली सर्विसेज हों, इनको दी जाएंगी तो होगा, लेकिन अब और अच्छे से पैरिटी मेंटेन कर दी है। ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज, ओए भाई साहब, ऑल लेटेस्ट अमेंडमेंट, ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज जो हैं वो आपकी टैक्सेबल कैटेगरी में आ गई हैं। सिर्फ एक को छोड़ देना। एक किसको छोड़ दे, अरे वो नहीं होते अंतरदेशीय जाया करते थे, इनलैंड लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, अब ये थोड़ी ना भेजते हैं कुरियर वाले, ये थोड़ा ना काम होता है उनका, तो वो तो एग्जेम्प्टेड है। वैसे भी आज का चलन में कहां है भला वो, तो पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, पोस्ट कार्ड, ये जो अपने हैं ये तो आपके एग्जेम्प्ट रहेंगे। अदरवाइज पोस्ट ऑफिस की ऑल सर्विसेज को टैक्सेबल कर दिया गया है, ऐसे करके। उसके बाद में इसे बोलते हैं पीवीटी। पी मतलब पोस्ट ऑफिस, वी मतलब वेसल और एयरक्राफ्ट से संबंधित जो सर्विसेज हैं उनको भी यहां पर टैक्सेबल कर दिया गया है, जिससे पार्किंग की होगी, मेंटेनेंस की होगी, लाइक दैट। और टी मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर की जो बात करते हैं, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर के साथ कंपटीशन तगड़ा वाला होता है, तो ऐसे वाले केस में यहां पर भी आकर गवर्नमेंट ने अपनी ही सेवाओं को टैक्सेबल कर दिया है। क्या पासपोर्ट बनाने की जो सर्विसेज है, जहां पर 1500 2000 के आसपास का खर्चा आता है, क्या सरकार उसे भी टैक्सेबल कर सकती है? जी नहीं। पासपोर्ट बनाने की अथॉरिटी किसी प्राइवेट एजेंसी के पास में नहीं है, तो यहां कोई कॉमन कंपटीशन नहीं है प्राइवेट प्लेयर के साथ में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना एग्जाम्प्ट है और एग्जाम्प्ट ही आगे रहेगा। तो पीवीटी 3 सेक्टर बड़े बड़े चुने गए हैं जहां पर प्राइवेट प्लेयर के साथ कंपटीशन होने की वजह से यहां पर पैरिटी मेंटेन करते हुए गवर्नमेंट ने इसे टैक्सेबल बना दिया है। समझ में आ गई बात? हाँ जी, आ गई है। आगे बढ़ते हैं।
तो ये सारी बातें अपनी वहां लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं इनको आकर। बस एक चीज को और ध्यान रख के चलना, अच्छे से स्पेशली ध्यान रख के चलना, सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है, जब गवर्नमेंट ये रेंटिंग की सर्विस दे रही है, इस पर भी जीएसटी लगाया जाता है। और इसकी चर्चा रिवर्स चार्ज में भी जाकर आगे करी जाएगी। जैसे पीवीटी होता है ना, ऐसे ही एक रेंटिंग की सर्विस भी है जिस पर कि गवर्नमेंट ये करके चलती है। ओके सर जी, जिस पर टैक्स लगाया जाता है। ये सारी बात आ गई अपनी, सारा हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। 5,000 तक की वाली बात आ गई। एक छोटी सी और बात, जो 5,000 की लिमिट है, अगर मान लीजिए आपकी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है, लेंथी है, ओवर द पीरियड चलती रहती है, तो वैसे में 5,000 की लिमिट को पर फाइनेंशियल ईयर वाइज हम क्लब करके चलते हैं। फिर देखते हैं कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में 5,000 से ज़्यादा की बात हुई या कम की बात हुई है। एंड उसके बाद में आगे आता है गारंटिंग ऑफ लोन्स। किसी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को या पीएसयूज को लोन की जरूरत थी, मान लीजिए इंडियन ऑयल को जरूरत है, ये जाते हैं एचडीएफसी बैंक के पास में कि साहब हमें लोन दे दीजिए 10,000 करोड़ रुपए का। एचडीएफसी कहता है कि भाई साहब बड़ा अमाउंट है, सरकार से गारंटी दिलवा दो कि अगर तुम ना दे पाए तो सरकारी खजाने से हमें पैसा मिल जाएगा। ये जाते सरकार के पास में कि भैया हमारे बिहाफ पर गारंटी दीजिए। इन्होंने गारंटी तो दे दी कि ठीक है दे दो, हम आपको दे देंगे, अगर ये नहीं दे पाए तो आप निश्चिंत रहिए। लेकिन इसमें आकर सरकार कहेगी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से कि मैंने इतने बड़े अमाउंट की गारंटी दी है, इसमें मुझे मेरा गारंटी कमीशन चाहिए। मान लो 2% का कमीशन है, तो 200 करोड़ रुपए का कमीशन या फीस इनके पास में, गवर्नमेंट के पास में पहुंचेगी। तो यहां पर सप्लायर हो गई गवर्नमेंट और रेसिपिएंट हो गया ये। और सर्विस कैसे दी है? बाय वे ऑफ गारंटीइंग द लोन, ऐसे करके यहां पर सर्विस दी गई है मालिक। तो क्या इस पर जीएसटी आएगा? द आंसर इज नो, इट इज एग्जेम्प्टेड। आगे है लॉन्ग टर्म लीज। जब प्योरली गवर्नमेंट हो या किसी प्राइवेट प्लेयर के साथ मिलकर सरकार लॉन्ग टर्म लीज की सर्विसेज देती है, तो वहां पर एग्जेम्पशन का प्रोविजन दिया हुआ है। इसमें पहली बात ध्यान में यह रखनी है कि 100% गवर्नमेंट है तो ओके चलेगा। अगर प्राइवेट प्लेयर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो वहां पर गवर्नमेंट का शेयर पत्ती कम से कम 20% की होनी चाहिए, तो एग्जम्पशन की सोची जा सकती है, अदरवाइज नहीं। तो अगर मिक्स मसाला है तो 20% गवर्नमेंट का होगा। तो ऐसे में एग्जम्पशन किस चीज को दी जा रही है? लॉन्ग टर्म लीज में दो तरह के पेमेंट्स होते हैं। एक होता है अपफ्रंट पेमेंट, टोकन मनी, बयाना ऐसे करके बोल दिया जाता है, ये मोटा अमाउंट होता है। और एक होता है फिर पीरियोडिक रेंट करके। तो जो अपफ्रंट अमाउंट दिया जा रहा है, मोटा अमाउंट, उसको एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, पीरियोडिक रेंट को एग्जेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? उत्तर प्रदेश के नोएडा, ग्रेटर नोएडा के पास में जेवर एयरपोर्ट बनने के लिए जा रहा है। बड़ी सारी जमीन वहां पर ली है, पार्ले जी ने भी 200 बीघा जमीन वहां पर ली है। फैक्ट्री वगैरह बन रही है, गवर्नमेंट से लीज पर उन्होंने जमीन ले ली है। अभी मोटा पैसा पार्ले जी ने देना पड़ा सरकार को अपफ्रंट अमाउंट के तौर पर। अगर उस पर आज जीएसटी लग जाए तो क्या होगा? भाई देखो, क्रेडिट तो मिल जाएगा पार्ले जी को, लेकिन उस क्रेडिट का मजा तब आता है जब उसे यूज कर पाए। अभी तो पार्ले जी का काम धंधा 4-6 साल बाद शुरू हो पाएगा, फैक्ट्री वैक्ट्री बनेगी, काम धंधे शुरू होंगे एंड सो ऑन। तो माना कि क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन क्रेडिट बुक करके अचार डालेंगे उसका, जब तक वो यूज ना कर पाए तो बेसिकली वो पैसा ब्लॉक हो जाता है। इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट ने गवर्नमेंट को बोला कि भाई ये ब्लॉक क्यों कर रहे हो बिना बात हमारा पैसा, तो अपफ्रंट अमाउंट पर जीएसटी हटा दो, पीरियोडिक रेंट पे लगा लेना। हालांकि वो इफेक्ट भी न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो सर फिर गवर्नमेंट लगाए क्यों रही है? कि लगाएगी फिर वहां आईटीसी मिल जाएगा। देखिए, गवर्नमेंट को चेन तो पूरी करनी ही पड़ती है मालिक, ये लगाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, भले ही सामने वाले को आईटीसी अवेलेबल हो जाए। लेकिन अपफ्रंट वाले पर चूंकि समस्या जेन्युइन थी, पैसा ब्लॉक हो रहा था फॉर द टाइम, तो इसलिए उन्होंने इसको एग्जेम्प्ट कर दिया है। ऐसे करके यहां पर बात करी जाती है। आगे है स्पेक्ट्रम की। ये पुरानी बात है, एग्जाम के लिए शायद रेलिवेंट भी नहीं है कि कोई पुराने लाइसेंस 1/4/2016 से पहले स्पेक्ट्रम जो हुआ करते थे उन पर कोई किसी प्रकार के टैक्स की बात नहीं हुआ करती थी। 1/4/2016 एंड ऑनवर्ड्स उस पर सर्विस टैक्स लगना शुरू हो गया। 1/7/2017 से सर्विस टैक्स को जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई पुराने टाइम के कॉन्ट्रैक्ट थे और उनका पैसा अब इस टाइम पे मिल रहा है तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? द आंसर इज नो, ऐसी वाली बात यहां पर बोली गई है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है और वो इंडियन रेलवे को कुछ लीज पर दे रही है, वैगन लोकोज वगैरह, इंजन वंजन जो भी है, क्या उस पर टैक्स लगेगा? यस,
वो अब उस पर टैक्स लगाया जाएगा। 1 साल पहले ये एग्जम्पशन सरकार ने विड्रॉ कर ली है। एक बात नोटिस करी आपने, सप्लाई चैप्टर में आपने देखा होगा अमेंडमेंट्स ना के बराबर हैं और एग्जम्पशन चैप्टर में अमेंडमेंट्स भर भर के आती हैं। क्योंकि सप्लाई में क्या है कि चीजें जो सप्लाई नहीं है उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक रखा है, क्योंकि गवर्नमेंट को पहले से पता है कि भाई हमें इन पर टैक्स लेना ही नहीं, तो उखाड़ के फेंक दिया, उसमें रोज रोज चेंज नहीं आते हैं। लेकिन एग्जम्पशन को क्या करना होता है, ट्रिम करना होता है। कभी कभी बहुत सारी एग्जम्पशंस नई आ जाती हैं, कभी पुरानी एग्जम्पशन को विड्रॉ कर लिया जाता है। गवर्नमेंट यहां प्ले करती रहती है एग्जम्पशंस के साथ में आकर। आगे है गवर्नमेंट की छोटी मोटी सर्विसेज हैं, छोटे मोटे रजिस्ट्रेशन हो गए, जैसे आरओसी में आपकी फीस जाती है, टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक, फायर सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह, ये छोटी मोटी जो जांच वगैरह होती हैं, इनके ऊपर भी आपका जीएसटी एग्जेम्प्ट है। लेकिन FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये जो सर्विस है, इस पर मालिक आपका टैक्स लगाया जाएगा, ऐसे करके बोल दिया जाता है। ठीक है सर जी। आगे बात करते हैं जीएसटी पोर्टल को लेकर। क्या बोलते हैं यहां पर आकर, कह रहे हैं मालिक कि इसमें जो आपका इन्फोसिस है, ये जीएसटी को अपनी सर्विस दिया करता था और जीएसटी के पास पैसा आता था गवर्नमेंट से। तो पहले क्या था कि इसको यहां पर ना एग्जेम्प्ट कर रखा था, लेकिन पीछे से कोई एग्जम्पशन नहीं थी, तो ये जो जीएसटी लग के आ रहा है, ये इनकी कॉस्ट का पार्ट यहां पर बन रहा था, ऐसे करके। और कुछ था ही नहीं, क्योंकि आउटपुट तो एग्जेम्प्टेड था, आईटीसी मिल नहीं पाता था। तो इनको आईटीसी मिल जाए इसलिए यहां पर टैक्स लगा दिया गया। हालांकि ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यहां से उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन आता है जितना यहां पर देना होता है। तो अगर 1,000 करोड़ की डील है तो 1,000 करोड़ यहां से यहां मूवमेंट, इधर से इधर मूवमेंट होगा, यहां से यहां आएगा, तो इफेक्ट अपना नेचुरली न्यूट्रलाइज ही करा दिया जाएगा। और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे। हाँ सर जी। आगे है नॉन परफॉर्मेंस। अगर आपने किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है और उसके लिए आपको गवर्नमेंट को कुछ देना बनता है, तो उस लिक्विडेटेड डैमेजेस के ऊपर जीएसटी अपना नहीं लगाया जाएगा। आगे है एग्रीकल्चर का पॉइंट। क्या बोलते हैं इसके अंदर आकर, इसमें बोलते हैं कि अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हो, जैसे कि गांव में क्या होता है कि ये जो नदी नाले होते हैं ना, इनकी मदद से हम लोग सिंचाई करते हैं खेतों की, जिसके लिए कि स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसा देना होता है हमने, उस वाले पैसे पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, ये किसानों के लिए है, और वो भी इंडिविजुअल किसानों के लिए। हालांकि एचयूएफ लिखा हुआ नहीं है यहां पर, होना तो चाहिए, लेकिन इंडिविजुअल किसानों के लिए है। कॉर्पोरेट किसान है, कोई कोई कंपनी किसानी कर रही है, खेती बाड़ी कर रही है, उसके लिए एग्जम्पशन काम नहीं करके चलेगी। बात लॉजिकल भी है। क्या बोलते हैं, सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ असाइनमेंट ऑफ राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू एन इंडिविजुअल फार्मर। किस काम के लिए फार्मर क्या करता है, खेती बाड़ी करता है, पशुपालन करता है, तो उस काम के लिए अगर दे रहे हैं तो वहां पर जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। कोल माइन, ये पॉइंट भी स्पेक्ट्रम के जैसा ही है। 1/4/2016 से पहले के जो कॉन्ट्रैक्ट थे उनके रेस्पेक्ट में कुछ अमाउंट अब आके मिल रहा है, तो उस पर भी अपना जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। मर्चेंट ओवर टाइम फी की बात करते हैं। कभी छुट्टी के दिन पर या ऑफिस टाइम के बियॉन्ड कोई कंसाइनमेंट, अगर लोड अनलोड स्टफिंग वगैरह कुछ करनी है कस्टम ऑफिसर्स को, तो इसके लिए कस्टम अधिकारी ओवर टाइम सैलरी लेता है अपनी, उस पर तो जीएसटी नहीं आता, सैलरी है। इसके लिए जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर है, जो ऐसे समय के अंदर ये काम करवा रहा है, उससे एक एक्स्ट्रा फीस ली जाती है, बोलते हैं मर्चेंट ओवर टाइम फी, उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। आरटीआई डालने की 10 रुपए की फीस लगती है, उस पर भी जीएसटी नहीं है। आगे कॉन्सेप्ट आता है ईआरसीसी का। क्या बोलते हैं इसका, तो मैंने बहुत शानदार डेमो भी देके समझा रखा है, आप चाहो तो डेमो भी देख सकते हो यूट्यूब पे, ईआरसीसी डेमो करके। यहां होता क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ने एक XYZ को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि ठीक है भाई, ये रही माइन और यहां से आप कोयला एक्सट्रैक्ट कर लो। कह रहे ठीक है जी, कितने पैसे दोगे भाई साहब? भाई देखो, 2,000 करोड़ तो आपको फिक्स देने ही देने हैं, और एक लेवल से ऊपर अगर माइनिंग हुई तो उसके ऊपर आपको वेरिएबल कुछ अमाउंट और पे करना पड़ेगा। तो मान सकते हैं कि 50,000 टन का लेवल फिक्स कर दिया, अगर इससे ऊपर की माइनिंग हुई तो फिर उसमें आपको हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट और पे करना पड़ेगा, जितने भी टन एक्स्ट्रा निकल के आएगा।
सीन समझ में आ गया? यस सर। अब जो 2000 करोड़ है ये, इसमें सप्लायर ये हो गए, रेसिपिएंट ये हो गए, 2000 करोड़ पर जीएसटी आएगा और वो भी रिवर्स चार्ज में आएगा, बिकॉज सर्विस प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट टू द बिजनेस एंटिटी, रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं, तो नॉर्मल इस पर आरसीएम लगा दिया जाएगा। अभी जो वेरिएबल वाला पार्ट है, आरसीएम इस पर भी लगाया जाएगा, लेकिन एग्जम्पशन कहां कह रही है भाई, जीएसटी इस पर भी लगना है और जीएसटी इस पर भी लगना है, तो फिर एग्जम्पशन कहां है बताता हूं। ये जो वेरिएबल पार्ट है, इसके लिए भी गवर्नमेंट एश्योर होना चाहती है। गवर्नमेंट को प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि अगर वेरिएबल पे कुछ पाना है तो गवर्नमेंट को अपने ऑफिसर से यहां डिप्यूट करने पड़ेंगे कि देखो कितना कोयले की माइनिंग यहां से करी गई है, पूरा हिसाब किताब दिन रात मेंटेन करना पड़ेगा। और हो सकता है कि इस XYZ ने उस गवर्नमेंट ऑफिसर को पैसे खिला दिए तो गवर्नमेंट घाटे में चली जाएगी। तो गवर्नमेंट इस रिस्क को भी खत्म करना चाहती है। उसने किसी थर्ड पार्टी से हाथ मिलाया और कहा कि भाई देखो, मैंने इस बंदे को बोला है कि जो भी इसके ऊपर निकलेगा उसमें आप वेरिएबल से हमें पेमेंट करके चलोगे। आप बताओ, आप इसका ठेका ले लो, आप हमें इस पार्ट के लिए कितना अमाउंट दे दोगे, जो एक्चुअल आए वो हम आपको दिलवा देंगे। अब एक्चुअल में हो सकता है यहां से 5 करोड़ आए, 4 करोड़ आए, 3 करोड़ आए, 2.5 करोड़ आए, पता नहीं। आप बताओ आप हमें कितना यहां पर दे दोगे, फिक्स कर लीजिए यहां पर आकर। तो फिक्स किया गया कि ठीक है 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ हम आपको यहां पर दे देंगे। अगर वेरिएबल सम बना 4 करोड़ रुपए का, तो इस व्यक्ति को 1.5 करोड़ का बेनिफिट मिल गया। अगर यहां से ये निकला 1 करोड़ का, तो इसको 1.5 करोड़ का नुकसान हो गया। और ये निकला ही नहीं तो पूरा का पूरा 2.5 करोड़ का इससे नुकसान हो गया। अगर ये 10 करोड़ निकला तो 2.5 करोड़ गवर्नमेंट को पे कर दिया इसने, तो 7.5 करोड़ का बेनिफिट मिल गया। रिस्क है यहां पर आकर और किस्मत भी है, क्या होगा। तो अब यहां पर आकर हुआ ये कि मान के चलते हैं कि भाई साहब यहां से निकल के आया आपका 4 करोड़ रुपया यहां से निकलकर आता है, ठीक है। अब ये चला गवर्नमेंट को देने के लिए कि लीजिए गवर्नमेंट, लीजिए लीजिए लीजिए। गवर्नमेंट ने कहा काम कर, हमें मत दे, हमारे बिहाफ पर तू इसको पेमेंट कर दे। कह रहा ठीक है जी, मैं इसको दूं या आपको दूं, मैं तो एंट्री में आप ही को डेबिट करूंगा कि भाई मैंने आपको पेमेंट कर दिया। कह रहे ठीक है। और इस 4 करोड़ के ऊपर आरसीएम के अंदर ये बंदा जीएसटी भी यहां पर भर देगा। अब इस 4 करोड़ में से जो 2.5 करोड़ ऊपर दिया जा रहा है, क्या इस पर अगेन जीएसटी होना चाहिए? जी नहीं। ये 2.5 करोड़ 4 करोड़ में से है, तो इस 2.5 करोड़ के संबंध में एग्जम्पशन यहां पर दी गई है। मालिक ऐसे करके बोला जा रहा है। सर अगर मान लीजिए यहां सिर्फ 1 करोड़ निकल के आता तो 1 करोड़ पे जीएसटी का पेमेंट कर देता, फिर इसे क्या करना होता, 1 करोड़ ये वाला, 1.5 करोड़ और देना पड़ता। तो ऐसे वाले मामले में जो एक्स्ट्रा 1.5 करोड़ देना पड़ा है, उस पर इस बंदे को जीएसटी का पेमेंट रिवर्स चार्ज के अंदर भरना पड़ जाता। तो इस प्रकार की बात यहां पर करी जा रही है, जिसका पूरा इलस्ट्रेशन मैंने आपको मालिक यहां पर दे रखा है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो मुन्ना आगे आ रहा है आपका एग्रीकल्चर यहां पे करके, और इसमें क्या क्या दे रखा है आसान भाषा में बात करते हैं आप और हम मिलकर। तो इस वाले पॉइंट में बोलते हैं पहले में ही कि जो किसान लोग होते हैं उनकी ट्यूबवेल होती कि नहीं होती? हाँ सर होती है। तो इस ट्यूबवेल के लिए इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन इनको लेना पड़ता है, और ये लाइन आती है ट्रांसफार्मर से। अब ट्रांसफार्मर से यहां तक लाइन को लाने के लिए ऐसे ऐसे पोल्स चाहिए होते हैं, तो उसके हिसाब से एक एस्टिमेट निकाल कर दिया जाता है कि आपका बिजली का कनेक्शन कराने का खर्चा 50,000 आएगा, 60,000 आएगा या 2 लाख रुपए आएगा। ये प्रॉपर्टी, ये जो वायर है मोटे मोटे, ये जो पोल हैं सरकार के ही होते हैं, लेकिन सरकार इसके एवज में कुछ आपसे चार्जेस लेती है। तो जो भी 1 लाख 2 लाख 50,000, वो डिपेंड करता है कि ट्रांसफार्मर से ट्यूबवेल तक की दूरी कितनी है, वो आपसे लिए जाते हैं। उन चार्जेस पर जीएसटी नहीं है, ऐसा कह रहे हैं यहां पर आकर। लेकिन किसान की ट्यूबवेल के लिए, किसान यानी एग्रीकल्चर यूज के लिए जो अपना इस्तेमाल करके चलता है ट्यूबवेल, फार्मर जो है एग्रीकल्चर जो है उसकी बात कर रहे हैं यहां पर आकर। आगे लाइन बोलती है कि जो चावल है, वैसे तो चावल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में नहीं आता है, लेकिन उसको हमने अदरवाइज तरीके से कई सारे बेनिफिट दे रखे हैं, क्योंकि चावल मेन फूड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो चावल की जो अनलोडिंग है, लोडिंग है, पैकेजिंग है, स्टोरेज है, वेयर हाउसिंग एटसेट्रा ऑफ राइस, इसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गए भाई साहब, जैसे कि जो कुछ चीज़ होती है ना जो खुद उग आती हैं, वैसे करके, जिसमें जैसे मतलब अपने आप नेचुरली जनरेट हो जाती हैं। काल मेघ हो गया, शिकाकाई हो गया, शहद हो गया, लाइक दैट। तो इनकी वेयर हाउसिंग जीएसटी नहीं लगेगा। आगे और कुछ वेयर हाउसिंग की बात कर रहे हैं यहां पर आकर, जैसे कि पहले कई सारे नाम थे,
अब यहां पर सिर्फ 4 नाम रह गए हैं, दाल, दलिया, फल, सब्जी। जोर से बोलो मेरे साथ, दाल, दलिया, फल, सब्जी, दाल, दलिया, फल, सब्जी। इनके लिए जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, ऐसे करके बोल रहे हैं। ठीक है जी। अब ये कॉटन, जूट, फ्लेक्स वगैरह ये सब अपने टैक्सेबल कैटेगरी में आ गए हैं। फिर भी सर्कुलर आ गया, ये कॉटन भाई बेल्ड या गिंड, अबे बेल्ड हो या गिंड हो, कॉटन है ना, अरे बात खत्म भाई साहब। अब उसकी वेयर हाउसिंग टैक्सेबल कर दी गई है। इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो, एग्जेम्प्ट होता है, अच्छे से जानते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, यह तभी एग्जेम्प्ट होता है जब यह काम वो व्यक्ति कर रहा है जिसको करने के लिए ऑथराइज किया गया है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हो गई, ग्रिड हो गया, तो जब ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं जीएसटी ना लगेगा। इनके अलावा कोई और व्यक्ति काम करता है, जैसे कि कोई प्राइवेट पर्सन है, सोलर सिस्टम लगा रखा है या डीजल जनरेटर लगा रखे हैं, उनसे बिजली बना के बेचता है, तो वो जीएसटी के दायरे में आ जाएगा, ऐसे करके मालिक बोला जा रहा है। एक और बात यहां पर निकल के आती है, कुछ क्वेश्चंस भी हमारे यहां सामने निकल के आ जाते हैं मालिक, छोटे मोटे हैं, कि भाई जो बिजली कनेक्शन लेने के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी वगैरह है, मतलब घर में अपने एग्रीकल्चर यूज़ के लिए नहीं, अपने घरों के लिए हम जो कनेक्शन लेते हैं बिजली का, 20-25 हज़ार का खर्चा उसमें आ जाता है, उस पर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? करे उस पर तो लगेगा। जो यूनिट आ रही हैं, यूनिट चार्जेस हैं, उन पर जीएसटी की बात नहीं होती है, ऐसे करके बोल रहे हैं। फ्यूमिगेशन इन ए वेयर हाउस, कौन सा वाला वेयर हाउस? जहां पर कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर किया जाता है। तो पहले ही एग्जम्पशन दी हुई थी एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हुए, पर अब ये बोल रहे हैं कि इसका एग्रीकल्चर से रिमोट कनेक्शन है। अगर मैं वेयर हाउस कीपर हूं, किसान मेरे यहां आ रहा है, तो इस किराए पर तो जीएसटी नहीं है, लेकिन मैं मेरे वेयर हाउस के लिए फ्यूमिगेशन यानी कि पेस्ट कंट्रोल की सर्विसेज ले रहा हूं, तो उस पर अब जीएसटी लगाया जाएगा। पहले नहीं लगा रखा था, ये कहते हुए कि अगर जीएसटी लगेगा तो क्रेडिट तो मिलने का है नहीं, कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, अल्टीमेटली लोड किसान के ऊपर ही पड़ेगा। पर गवर्नमेंट ने कहा पड़ता है तो पड़ने दे, तो कह रहे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ्रंट पे तो नहीं ना, बैक से पड़ता पड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं। एग्रीकल्चर के संबंध में कई सारे पॉइंट्स आपके और दिए हुए हैं। मुख्य पॉइंट आपका ये है, कमीशन खाया जा रहा है अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रिस्पेक्ट में, तो जीएसटी नहीं है, लेकिन अगर वही कमीशन चावल के संबंध में खाया जा रहा है तो उस पर जीएसटी आ जाएगा या नहीं आएगा? सर हाँ, उस पर जीएसटी अपना आ जाएगा, इस बात ध्यान रखने वाली है, इस पर क्वेश्चन आपका आ सकता है। पैडी तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आता है, राइस नहीं आता है। बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से कनेक्टेड जो भी आपकी सर्विसेज होती हैं, चाहे वो फार्म लेबर की सर्विस है, चाहे वो दूसरे के ट्रैक्टर को आपने हायर किया है, दूसरे की एग्रो मशीनरी को हायर किया है, मैं मेरी खेती को गांव में किसी को ऐसे किराए पर देकर आ गया हूं, एंड ऑल दोज थिंग्स, या मैंने मेरी एग्रीकल्चर लैंड को अगर किसी मेले के लिए दे दिया है, गांव में मेला लगता है ना कि राम चाहे लीला चाहे लीला चाहे राम, रामलीला हो रही है मान लीजिए गांव में, हमने अपना खेत दे दिया किराए पर रामलीला कमेटी को। हालांकि गांव में बड़ा दिल बड़ा रखते हैं लोग, वो किराया वराया नहीं लेते, ठीक है लगाओ क्या दिक्कत है, हम भी मौज करेंगे तुम भी मौज करो, लेकिन शहरों में तो लोग पैसे लेते हैं साहब। तो मेले के लिए है तो टैक्सेबल हो जाएगी, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए है तो फिर वहां पर जीएसटी अपना नहीं लगाया जाएगा, ऐसे करके बोल रहे हैं बाबू। तो ये रहा आपका खेती बाड़ी हो गया, पशुपालन हो गया, लेकिन ध्यान रखना घोड़ा पालन, घोड़ों से बड़ी नफरत से ये पता नहीं लॉ मेकर को, क्या टांग वांग मार दी थी, क्या कर दिया था इसमें कुछ नहीं पता हमें। मुझे तो सबसे ज़्यादा पसंद आती है ये, देखो कि अच्छा मेरा फटवा खिंच रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तो चीख चीख के कह रही है कि हमारे यहाँ जीएसटी आना जाए वरना सींगों पर टांग कर बाहर फेंक दिया जाएगा, ऐसे करके। यह है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो खेतों से जन्मता है, जो खेतों से जन्मता है उसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कहा जाता है। तो खेत से ये जन्म रहा है, गेहूं है, ये है, वो है, सब खेतों से, मतलब किसान ने खेती बाड़ी की तो खेत से पैदा होकर बाहर क्या निकला, बस उसे पकड़ लो, वही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। खेत से पैदा होकर बाहर क्या निकला, तो गेहूं बाहर निकलता है खेत से पैदा होकर, हाँ। ये क्या है, ये धान बाहर निकलता है। क्या खेत से बाहर चावल निकलता है? ना मुन्ना, खेत से बाहर धान कदम रखता है, फिर राइस मिल में जाकर उस धान से चावल तैयार किया जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। समझ में आ गई बात? आगे है जॉब वर्क। जैसे कि आप जानते हैं जॉब वर्क एक सर्विस है, और अगर हम बात करें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रिस्पेक्ट में जॉब वर्क है, उसको एग्जम्पशन दे रखी है,
और आप बात समझिएगा हमारी, जो राइस मिलिंग की बात करते हैं कि पैडी से अगर हम राइस बना रहे हैं तो ये भी देखा जाए तो स्टार्टिंग प्रोडक्ट जो इनपुट था वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था, लेकिन जो आउटपुट बन गया वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं रह गया। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रेस्पेक्ट में जॉब वर्क तभी कहा जाता है जब इनपुट आउटपुट एग्रीकल्चर ही रहा हो, बट यहां पर राइस चूंकि आपका एग्रीकल्चर नहीं रह जाता है इसलिए घटना को टैक्सेबल कर दिया जाता है, ये एग्जम्पशन का पार्ट नहीं बनती है, ऐसे करके मालिक यहां पर बोल दिया जाता है। ये रहा आपका ये चावल निकाला गया है राइस मिल के अंदर, ये जो प्रोसेस यहां पर अप्लाई की गई है इट इज लाइबल टू जीएसटी है। इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक कृत्रिम पशु गर्भाधान केंद्र, तो यहां पर जो ये सर्विसेज है इस पर जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी, लेकिन घोड़ों से नफरत है, घोड़ों के रेस्पेक्ट में लाइव ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो रहा है तो वहां पर जीएसटी लगा दिया जाएगा। ह्यूमन बींग्स के लिए भी क्लैरिफिकेशन आ चुकी है कि जो आईवीएफ की हम लोग बात कर रहे थे ना, तो आईवीएफ अब जीएसटी के दायरे से बाहर है। जोरदार तालियां बजती रहें, मैं बहुत खुश हूं इससे। अच्छा जी, स्लॉटरिंग की बात करते हैं, तो जो जानवर हैं उनकी हेल्थ केयर जो थी वो तो एग्जेम्प्टेड थी, और हेल्थ केयर को अगर मैं वैसे लेके चलूं, हत्या, हालांकि हत्या नहीं बोलते हैं, इसे कत्ल खाना बोलते हैं, जवा खाना बोलते हैं, स्लॉटर हाउस बोलते हैं, लेकिन कुछ भी बोलिए पर अब ये टैक्सेबल है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो चेंजेस आए हैं बहुत सारे, उनकी अलग से एक लिस्ट बनानी चाहिए कि ये एग्जम्पशन विड्रॉ हो गई और ये नई एग्जम्पशन आपकी आ गई हैं, तो लिस्ट बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो स्लॉटर हाउस अब टैक्सेबल कैटेगरी के अंदर आ गए हैं, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, सरकार ने ये हर संभव प्रयास किया है इस बार कि भैया हमारा जो जीएसटी का रेवेन्यू है वो 1.5 लाख के पार जाना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई नंबर 90 के पार जाने चाहिए, वो भी 1.5 लाख लेके बैठे, जहां बिल्कुल क्लोजली है, डायरेक्ट मामला है, सिर्फ वहीं पर एग्जम्पशन छोड़िए, वरना जहां से वो एग्जम्पशन को खींच सकते थे खींच लिया है कि आजा मेरे राजा, ऐसे करके। अब आ जाइए यहां पर फल सब्जी की बात कर लीजिए। खेतों से निकलते हैं तो खेतों के रिस्पेक्ट में जो भी एक्टिविटीज थी सब की सब एग्जेम्प्टेड हैं। अब ये जो है व्यापारी लेकर जाता है अपने गोदाम में, वहां इन फलों को वो कई सारी एक्टिविटीज इनके ऊपर करके चलता है, लाइक इनको सफाई करता है, धोता है, बर्फ में लगाता है, आइस बर्फ में लगाता है और छांव में डालता है, और कॉर्बेट के अंदर केमिकल्स वगैरह से केले को नहीं पकाते, पकाता है, सेब है तो पॉलिश करता है, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज उसके ऊपर करके चलता है, रिटेल पैकेजिंग करता है, ब्रांडिंग करता है, लेबलिंग करता है, बाजार में बेचने के लिए, सेकेंडरी मार्केट में बेचने के लिए। तो व्यापारी के एंड पर भी ये सारी की सारी एक्टिविटीज यहां पर एग्जेम्प्ट रहेंगी। तो यानी कि नॉन वेज टैक्सेबल है और वेजिटेरियन यहां पर एग्जेम्प्टेड है, ऐसे करके। आगे है NCCCD, ये एक प्रकार का नेशनल कोल्ड चेन, एक मान के चलिए गवर्नमेंट अथॉरिटी हो गई, और इसकी मेंबरशिप यहां पर ले रहे हैं जो मेंबर्स लोग हैं, ये एक तरह से वर्कशॉप के थ्रू नॉलेज को स्प्रेड करते हैं, देते हैं अपने मेंबर्स को कि आप कोल्ड चेन बिजनेस के अंदर कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो उसके लिए जो भी मेंबरशिप फी होती है उस पर जीएसटी अपना नहीं लगाया जाता है, ऐसी वाली बात हमें देखने को मालिक यहां पर मिल जाती है। आगे आता है एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट मतलब क्या, दान धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सरकार, किसान और मनोरंजन। अब आ गया जी मनोरंजन। तो पहला पॉइंट क्या बोलता, मनोरंजन के साधन क्या हैं, किसी म्यूजियम में जा रहे हो, किसी आप इसमें जा रहे हो, क्या बोलते हैं, चिड़ियाघर में जा रहे हो, जू में जा रहे हो, नेशनल पार्क में जा रहे हो। मैं गया था अभी रणथंबोर गया था, एक शादी में था, हमारे भैया की शादी थी, अतुल भैया की शादी थी, उसमें गए थे हम। तो रणथंबोर में हमने कहा चलो भाई यहाँ नाइट सफारी भी करके आते हैं, नाइट सफारी मेरा मतलब दिन में ही घूम के आते हैं, देख के आते हैं, कोई शेर चीजा दिखता है तो गए। भाई साहब वहां कुछ भी ना दिखा, और जो हमें लेकर गए थे वो कह रहे थे देखो देखो ये देखो पैर, यहीं से गया अभी, चीता गया यहीं से अभी। मैंने कहा बहुत ही काटूंगा तुझे, मान जा, मुझे और मत, मेरा खून जला तू बिना बात के कि यहीं से गया यहीं से गया है। हम खूब घुमाए, हमें कोई ऐसा खतरनाक जानवर दिखाई नहीं जिससे हम टक्कर ले सके ऐसे करके। तो घूम घाम के बाबू यूं ही आ गए, और सब ऐसे ही आ रहे थे, हम नहीं, सभी ऐसे घूम घाम के आ रहे थे। खैर, तो नेशनल पार्क वहां पर जो एंट्री टिकट लगती है, जो एंट्री फीस लगती है,
उस पर भी जीएसटी नहीं है, ठीक है। और जो आपके ये ताजमहल हो गए और पुराने बंगले हो गए, बंगले के पीछे किला हो गया, पुराना किला हो गया, जो इस प्रकार के मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस हैं जहां पर एंट्री टिकट लगती है, उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। ओके सर जी। आगे है सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। ये हो गया ओके सर जी, बिल्कुल हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे है यहां पर ये अमेंडमेंट आई हुई, जरा ध्यान से देखना, मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट सा है। क्या कह रहे हैं कि सर्विस बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन किस में, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, मौज मस्ती वाली फन क्लासेस। अब ये एग्जामिशन की क्लास नहीं, फन क्लास है ये, ठीक है। मौज लीजिए, मौज रिलेटिंग टू आर्ट और कल्चर बाय एन इंडिविजुअल। जब एक इंडिविजुअल, गली मोहल्ले में नहीं चलाते, जब एक इंडिविजुअल, कोई मैडम है या कोई सर हैं, कोई इंडिविजुअल आर्ट या कल्चर के संबंध में कोई छोटी मोटी अपनी एकेडमी चला रहा है मौज मस्ती के लिए, डांस एकेडमी खोल रखी है, जो भी जैसे भी है, कथक सिखाते हैं, भरतनाट्यम सिखाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल वो काम कर रहे हैं, जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। दूसरा, स्पोर्ट्स, आप सर्विस दे रहे हो ट्रेनिंग कोचिंग इन स्पोर्ट्स, लेकिन यहां पर देखिए फन नहीं है। अब क्रिकेट एकेडमी किसी ने खोल रखी है, क्या उसे फन क्लास बोलोगे आप कि मौज मस्ती के लिए? नहीं, वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है प्रॉपरली। तो स्पोर्ट्स के संबंध में है रजिस्टर्ड, और वो एक ट्रस्ट उसे चला रहा है, स्पोर्ट्स के संबंध में ट्रस्ट चला रहा है, तो ही एग्जम्पशन उसमें दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। तो इसमें चाहे ये रिक्रिएशनल एक्टिविटी के तौर पे फन क्लासेस हों, चाहे प्रोफेशनल हों, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि स्पोर्ट्स के रिस्पेक्ट में जो एक ट्रस्ट चला रहा होगा तो ही एग्जम्पशन देंगे, और बाकी केस में जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में उसमें इंडिविजुअल रन कर रहा होगा तो वहां पर एग्जम्पशन देके चलेंगे। इस पॉइंट को अच्छे से देख लीजिएगा मालिक, ऐसे करके। तो ये रही आपकी क्लासेस, तो इन पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, वैसे करके बोल देते हैं। आगे बात आती है इसमें और मजे को लेकर, एंटरटेनमेंट। तो मजे दो प्रकार से ले सकते हैं, एक अम्यूजमेंट हो गया और एक आपका एंटरटेनमेंट हो गया, ठीक है। अम्यूजमेंट जहां पर हम खुद एक्टिव मोड में मजा ले रहे होते हैं, यस। दूसरा एंटरटेनमेंट होता है जब दूसरे को देखकर मजा ले रहे होते हैं, हमारी आंखों को शांति मिल रही होती है, उसे एंटरटेनमेंट कहा जाता है। अम्यूजमेंट में आपके ये आ गए जैसे कि भाई साहब कि घुड़सवारी हो गई, ये आपका वो क्या बोलते हैं वाटर पार्क हो गया, यहाँ पर हम एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो ये एक्टिवली मजे पर तो पूरा पूरा जीएसटी लगाया जाएगा, क्योंकि वहां पर हम बड़े खुश रहते हैं। और किसी ने कहा कि आज खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए और पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही ना जाए, तो गवर्नमेंट भी कहती है थोड़ा जीएसटी भी छलका दो, जब इतना टिकट ले रहे हो तो। करेक्ट, ठीक है जी। उसके बाद एंटरटेनमेंट में कुछ सिलेक्शन आ गया, क्योंकि एक्टिव मजा ज्यादा अच्छा है, पैसे में थोड़ा मजा थोड़ा कम होता है, खुद मजा लेने में ज्यादा मजा आता है, दूसरे को देख के मजा लेने में कम मजा आता है। तो यहां पर कुछ नाम दिए गए, डांस है, बैले है, बैले मतलब ये बैले डांस होता है कि यहां से जो डांस करते हैं ना, बैले। सर्कस हो गया, अवार्ड फंक्शन हो गया, कॉन्सर्ट हो गया, पेजेंट हो गया, म्यूजिकल परफॉर्मेंस हो गई, है ना, स्पोर्ट्स इवेंट हो गई, तारामंडल प्लेनेटेरियम हो गया जहां पर सूरज है तू मेरा चंद, ये सब दिखता है वहां पर जाकर। तो ये आपकी जो एंटरटेनमेंट इवेंट्स आ रही हैं, अगर ये सस्ता मजा है, सस्ता मजा मतलब अगर 500 रुपए तक का इनका टिकट बनता है तो एग्जम्पशन रही भाई साहब पक्की आपकी, और नहीं तो 501 का अगर हो गया शगन के तौर पे कर देते, कभी कभी 501 कर दिया, 1 रुपए लिफाफे में होता, 500 रख देते, 501 हो गया, पूरा अमाउंट टैक्सेबल कर दिया जाएगा। अगर कोई इवेंट स्पेसिफाइड इवेंट नहीं है, जैसे कि मूवी हो गई, उस पर ऑलवेज जीएसटी लगाया जाएगा। सर मूवी पे काहे लगा रहे हो जीएसटी, एग्जेम्प्ट क्यों नहीं कर रहे? मूवी के जो संबंध में बात बंबई से चलती है कि फिल्म बनने से लेकर दिखने तक बहुत सारी स्टेज बीच में आती हैं, हर स्टेज पर जीएसटी लगा रखा है। अगर लास्ट स्टेज पर जीएसटी को एग्जेम्प्ट करेंगे तो चेन डिस्टर्ब हो जाएगी और फिल्म इंडस्ट्री में कुछ हलचल मच जाएगी। तो इसलिए फिल्मों के ऊपर जीएसटी अपना लगाया जाता है, ऐसे करके मालिक बोल दिया जाएगा। चाहे टिकट 100 रुपए का हो या 1000 रुपए का हो, मूवी ऑलवेज टैक्सेबल रहेगी यहां पर, ऐसे बोल दिया जाता है। घुड़सवारी जब करते हैं तो वो क्या है, वो मौज मस्ती है या उसे क्लासिफिकेशन ले जाए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के अंदर? नहीं सर, वो मौज मस्ती के लिए है, इसलिए मौज मस्ती वाला 28% का वहां पर जीएसटी का रेट लगाया जाएगा। कितनी चालू पड़ रही है ना सरकार। जब अम्यूजमेंट होता है, आप जहां मौज कर रहे होते हैं, जॉय आ रहा होता है, तो पता है बेटा खूब खुश है तू, और खुशी खुशी में पैसे भी तो दे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ 28% यहां पर। मतलब हमारी भावनाओं से खेला जा रहा है, भावना मतलब फीलिंग्स से खेला जा रहा है।
उसके बाद फीफा की बात कर रहे हैं, ये फीफा फिर आ गया। फीफा हो, फूफा हो, चाहे फूफी हो भाई साहब, मतलब चाहे मेंस कैटेगरी हो चाहे वेमेंस कैटेगरी फूफी हो गई, ठीक है जी। तो उसमें एंट्री टिकट लगती है, हालांकि बोलने की जरूरत नहीं थी क्योंकि पहले ही बोल चुके थे कि फीफा, फूफा, फूफी, चाहे एएफसी कोई भी हो, दे रहे हो या ले रहे हो भाई साहब, जीएसटी की बात नहीं होगी। लेकिन फिर भी एक बार फिर से बोल दिया यहां पर आकर कि जो एंट्री टिकट है ना भाई मेरे भाई, उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, चाहे एएफसी, फूफा, फूफी कोई भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता है। फोक और क्लासिकल आर्ट, ये दोनों के दोनों देसी कला का प्रदर्शन करते हैं। एक सोलो में होता है और एक होता है अपना ग्रुप के अंदर आकर, मैं तो आरती उतारूं रे संत, गरबा डांस हो गया भाई, ग्रुप में होता है ना। और यहां सर कुछ आर्टिस्ट के नाम बताइए। आर्टिस्ट गोपी नैयर साहब, नीलूपा देसाई, पंडित बिरजू महाराज, मल्लिका, अरे मल्लिका शेरावत नहीं, मल्लिका साराभाई, ये देसी कलाकार हैं। मल्लिका शेरावत तो जलेबी बाई, वो हमारा देसी कल्चर नहीं, वो तो वेस्टर्न हो गया, वो तो पूरा पूरा टैक्सेबल है। यहां पर हम देसी कलाकारों की बात कर रहे हैं। यहां पर एग्जम्पशन किसे दी जा रही है, कलाकार को दी जा रही है या कलाकार की कला को दी जा रही है। देखिए कलाकार की कोई इज्जत नहीं होती, कला की इज्जत होती, कला से कलाकार बनता है, इसलिए कला की इज्जत मिलने पर कार को भी इज्जत मिल जाती है साथ में आकर। तो कहते कि अगर अपनी कला के प्रदर्शन के बदले आपको 1.5 लाख तक की पैसे मिलते हैं पर परफॉर्मेंस, तो जीएसटी न लगेगा। शगन के तौर पर किसी ने 151 कर दिया तो पूरे अमाउंट पर जीएसटी लगवा दिया जाएगा, ऐसे करके। अगर आपको जो सेलिब्रिटी बन जाते हो तो एडवर्टीजमेंट, एंडोर्समेंट बहुत सारे आपको मिल जाते हैं, ब्रांड एम्बेसडर आपको बना दिया जाता है, उसके थ्रू जो आपको कमाई होगी उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। मैंने फिर कहा कला को एग्जम्पशन देगी, कलाकार को नहीं। कलाकार को दी जाती तो ये एंडोर्समेंट से जो पैसा आ रहा है ये भी एग्जम्प्ट हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सब का सब नॉर्मल तरीके से टैक्सेबल करवा दिया जाएगा। सीधे बैठ जाओ, अरे कमर सीधी भाई, अरे मुंह मुंह फुला के मत बैठा करो तुम, है ना। और तुम, मैं कह रहा हूं एक मंत्र दे रहा हूं मैं आपको, आप ये मानो ही मत कि आप ये डिग्री खुद के लिए हासिल कर रहे हो। आप इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में 1, 2, 3 जितने भी हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति चुनो जिनको आप बहुत प्यार करते हो, जिनके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, जिनके लिए आप चांद तारे सूरज सब तोड़कर जमीन पे ला सकते हो। आप ये डिग्री उसके लिए कर रहे हो। ये आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके कुछ ऐसे करीबी दोस्त हो सकते हैं, या कुछ और भी हो सकता है ऐसा कि शिव 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 शिव। तो जिनके लिए, क्योंकि जब हम कोई काम दूसरे के लिए करते हैं और वो भी आ, बिना स्वार्थ के, मतलब ऐसा नहीं कि हम उसको ये कर दे रहे हैं तो बदले में ये मिलेगा हमें, ये नहीं, निस्वार्थ जब हम किसी के लिए कोई काम करते हैं तो ये कायनात हमें एक अलग सी शक्ति देती है। मैं कोई भी चीज किताबों में पढ़ के नहीं बोलता, किताब में ज्यादा मुझे पढ़ने का शौक है भी नहीं और ना मैं पढ़ता हूं। मैं तो खुद के ऊपर जो फील करता हूं वो आपको बस जैसे है वैसे बोल देता हूं मैं आपको। आपको अलग से एक ताकत मिलती है, एक शक्ति मिलती है, आपको करके देखना। आप अपनी डिग्री को बोल दो, पढ़ाई को बोल दो, यार मैं तेरे लिए कर रहा हूं, बात खत्म है। हमारी भी शादी तय हो गई थी इससे पहले, सीए करते करते तय हो गई थी। तो हम भी कहते थे कि मैं सहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। आगे बढ़िए, तुम बिना बात की बात तो मत जाया करो। हाँ, रेंट, अकोमोडेशन, रेंटिंग एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं। तो दान, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सरकार, सरकार के बाद किसान, मनोरंजन हो गया, अब आ रहा जीपीआरएस। जीपीआरएस का ये आर है, जीपीआरएस का आर है रेंटिंग वगैरह। तो पहले हम बोल रहे हैं कंस्ट्रक्शन सर्विस। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के जो घर बनाए जा रहे हैं तो उसकी कंस्ट्रक्शन सर्विस के ऊपर जीएसटी ना लगेगा। सिर्फ कंस्ट्रक्शन सर्विस को ही एग्जेम्प्ट किया है, मटेरियल को एग्जेम्प्ट नहीं किया है, सीमेंट सरिया को एग्जेम्प्ट नहीं किया है। वैसे भी आप सर्विस की एग्जम्पशंस पढ़ रहे हो, गुड्स की नहीं। और चीटिंग करने की कोशिश करोगे, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे जो कि एक सर्विस होती है बट उसमें गुड्स कंपोनेंट होता है, गवर्नमेंट के साथ खेलोगे तो वो तुम्हारे साथ खेल जाएंगे, फिर पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, पूरी की पूरी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस टैक्सेबल हो जाएगी। तो प्योर कंस्ट्रक्शन सर्विस अगर है तो उसको यहां पर एग्जम्पशन दे दी जाती है। कंस्ट्रक्शन सर्विस, घर बना रहे हो, घर घर बना रहे हो, कोठी बना रहे हो, घर बना रहे हो अपना, तो इसके कंस्ट्रक्शन पर जीएसटी ना आएगा। लेकिन फ्लैट वगैरह बन रहे हैं तो जीएसटी आ जाएगा। यही तो विडंबना है, लॉजिक मैंने आपको बता रखे हैं।
अपना घर बना रहे हो, सिंगल यूनिट है, तो उसके कंस्ट्रक्शन पर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन अगर अपने फ्लैट्स वगैरह बन रहे हैं, मल्टीपल यूनिट वाली बिल्डिंग बन रही है, उसके कंस्ट्रक्शन पर जीएसटी आ जाएगा। बिल्डर लॉबी को दरअसल वो जीएसटी के दायरे में लाना चाहते थे, इसलिए वहां पर जीएसटी है। आपके लिए क्वेश्चन ये नहीं आएगा, अपना घर बनाया कंस्ट्रक्शन करी है, जीएसटी नहीं आएगा। साल 2 साल 5 साल बाद कुछ रिपेयर मेंटेनेंस करना होगा अपने घर का, जीएसटी आएगा नहीं आएगा? आएगा रे, रिपेयर मेंटेनेंस पे आ जाएगा। क्योंकि वर्डिंग्स क्या है जरा ध्यान से देखिए, कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ ओरिजिनल वर्क्स, ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन न्यूली पर्टेनिंग टू सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट, मतलब रिपेयर मेंटेनेंस अगर होगा तो उस पर जीएसटी लगा दिया जाएगा। इस बात का खासा ख्याल रहना चाहिए। आगे बढ़िए। रेंटिंग अकोमोडेशन की बात कर रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि अगर आंटी का घर है, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है और रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ही दी जा रही है, तो जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, बशर्ते कि आय हाय हाय हाय, लेटेस्ट अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दी जा रही है। अब एक और शर्त जोड़ दी, अगर B2C है तो एग्जेम्प्ट है, B2B हो गया तो फिर आपका वो टैक्सेबल हो जाएगा। और आरसीएम के चैप्टर में लिखा है कि वो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल कराया जाएगा, ऐसे करके मालिक। अच्छा, जब बात होटल मोटल गेस्ट इन हाउस, पहले क्या हुआ करता था, 1,000 रुपए की लिमिट हुआ करती थी भैया, इससे ऊपर जो है तो फिर टैक्सेबल करके चलेंगे। लेकिन अब ये एग्जम्पशन विड्रॉ कर ली है। ओयो का 250 रुपए वाला होटल भी है, वो भी अब जीएसटी के दायरे में आएगा, ऐसे करके बोला जा रहा है। ये सारी बात आपकी यहां पर लिखी हुई है। और ये आपके रियल एस्टेट के पॉइंट्स हैं, टीडीआर, एफएसआई। इसको मैं कनेक्ट करूंगा आपके रिवर्स चार्ज चैप्टर के साथ में जाकर। सेल ऑफ लैंड है, अब जमीन को यूं ही बेच दीजिए, प्लेन जैसे खरीदी, प्लॉट बेच दिया, तब भी सप्लाई नहीं बनेगी। आप जमीन का श्रृंगार करके बेच दीजिए, श्रृंगार मतलब बिंदिया लगाइए, मांग भरिए, उसमें बोरिंग करा दीजिए, लेवलिंग करा दीजिए, साफ सुथरा बना दीजिए, हल्की फुल्की बाउंड्री करा दीजिए, क्या दिक्कत है? तब भी जमीन जमीन ही रहेगी भाई साहब, तब भी उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। लेकिन जमीन के ऊपर ये जो छोटी मोटी एक्टिविटी की जा रही है, क्या इनके ऊपर इन थर्ड पार्टी से जो सर्विस ली है उन पे लगेगा? हाँ, उन पे तो लगेगा यार, उन पे लगेगा। लेकिन जमीन जब ये काम कराने के बाद जमीन बेची जाएगी तो जमीन पर फिर भी जीएसटी नहीं आएगा। शेड्यूल 3 के मुताबिक उसको बाहर कर दिया जाता है। इसी बात के लिए लेटेस्ट सर्कुलर आपका यहां पर आया हुआ है रे। आगे है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात करने के लिए हम आ जाते हैं। तो यहां क्या बोलते हैं कि नेपाल, और ये देखिए ये रहा यहां पर नेपाल भूटान की बात करने जा रहे हैं कि बाहर से कोई गुड्स यहां आ रहा है और ये पाकिस्तान से नेपाल भूटान जा रहा था, तो बीच में आता है इंडिया, इंडिया के थ्रू ही इन्हें जाना पड़ेगा। तो ऐसे में जो इंडियन सर्विस प्रोवाइडर हैं, सर्विसेज इस केस में देते हैं, तो ये जो सर्विसेज हैं इन पर जीएसटी आना चाहिए। द आंसर इज नो, नहीं आएगा। जब भरा हुआ जा रहा था तब सर्विस दी नहीं आएगा, अगर लौट के खाली आ रहा है तो भी जीएसटी नहीं आएगा। आरिया हो या जारिया हो या खड़ा खड़ा मुस्कुरा रिया हो, जीएसटी की बात इस केस में नहीं करी जाएगी। ये लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन इसी बात के लिए है कि लौट के खाली आ रहा होगा तब भी एसोसिएटेड जो सर्विस दी जा रही हैं उन पर जीएसटी की बात नहीं करेंगे। फिर 3-4 पॉइंट्स आगे हैं, उनके बारे में इकट्ठा करके यहां लिखा हुआ है। जल के संबंध में बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के जल, थल और वायु है। जल में आगे आपका इनलैंड वाटरवे, नदी हैं, नाले हैं, झील हैं, रिवर है, एटसेट्रा है। तो इनके रेस्पेक्ट में जीएसटी का सिनेरियो क्या रहेगा भाई साहब? तो कह रहे हैं कि यहाँ पर बोट वगैरह चल रही है तो जीएसटी उसके ऊपर तो हम नहीं लगाएंगे कि लगा देंगे, नहीं लगाएंगे लगा देंगे, नहीं लगाएंगे लगा देंगे। यार देख लो भाई क्या करना है, छोटी मोटी चीज़ें यार रहने दो यार, एग्जाम्प्ट कर दो, चलो ठीक है। अदर्स में अगर समंदर के अंदर जहाज में अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, लगाइए जीएसटी, लॉजिकल भी बनता है। थल की बात करते हैं, दो बातें आती हैं, बाई रोड और बाई रेल। जब रोड की बात करते हैं तो जीटीए और कुरियर को छोड़ देना, बाकी सबको एग्जेम्प्ट कर देना, चाहे वो तांगा हो, चाहे वो
घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, कुछ भी है भाई साहब, हैंड रिक्शा है, व्हाटएवर, सब के सब को वहां पर आप एग्जेम्प्ट कर दीजिएगा, ठीक है। जीटीए किसे कहते हैं? जब दूसरों का गुड्स ढो रहे होते हैं और बिल्टी भी बन रही होती है, उसको यहां पर जीटीए कहा जाता है। मैं मान लीजिए गुड्स का सप्लायर हूं, मेरा अपना खुद का ओन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, तो मैं जीटीए में नहीं आऊंगा। जीटीए में नहीं आऊंगा तो मेरा जो ट्रक है इस पर जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी, बिकॉज मैं एग्जम्पशन में फॉल कर जाऊंगा, ऐसे करके है, ठीक। जीटीए के रेस्पेक्ट में मैं आपको एक बात बताऊं कि वैसे अपफ्रंट पे बात करें तो जीटीए टैक्सेबल है, लेकिन इसके अंदर कुछ एग्जम्पशंस अवेलेबल हैं। वो कैसे करके भला? 3 केसेस में है। जब आपका रेसिपिएंट आदमी अनरजिस्टर्ड हो, नॉर्मली इसके अंदर आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, लेकिन सामने वाला पार्टी अनरजिस्टर्ड है तो क्या खाक आरसीएम लगा लोगे? तो ऐसे में एग्जम्पशन दे दी जाती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब जीटीए की सर्विस एक ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दी जा रही है जिसके पास में जो रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ टीडीएस डिडक्टर के रूप का ही है, जैसे मान लो पुलिस डिपार्टमेंट को दे रहे हो जीटीए की सर्विस, तो उसके पास जो रजिस्ट्रेशन होगा वो टीडीएस डिडक्टर का ही होगा। एज ए टैक्स पेयर उसके पास में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो आरसीएम का नियम क्या होता है? मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। तो यहां पुलिस डिपार्टमेंट एज ए टैक्स पेयर अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा नहीं, इसलिए यहां पर इसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है मालिक, ऐसे करके बात कर दी जाती है। फिर बोलते हैं कि कुछ एक स्पेसिफाइड गुड्स और आएंगे हमारे सामने अगर उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया, रिलीफ मटेरियल हो गया, मैगजीन्स हो गई, न्यूज़पेपर्स हो गए, आटा, दाल, चावल, नमक, ये चीज़ हो गई, तो इनको भी एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। एक लिमिट हुआ करती थी 1500 और 750 की, उन लिमिट को ख़त्म कर दिया गया है, विड्रॉ कर दिया गया कि छोटा मोटा भाड़ा है तो चलो भाई एग्जम्पशन दे देंगे, लेकिन अब ऐसी कोई लिमिट अवेलेबल नहीं है। ओके, आगे बोलते हैं बाई रेल चर्चा की जा रही है मालिक, और बाई रेल में ये कहा जा रहा है, क्या कह रहे हैं कि बुलक काट है ये बाई रेल तो भाई कोई दिक्कत है ही नहीं, लगाओ जीएसटी, उसमें कौन सी दिक्कत है, तो जीएसटी लगेगा उसके ऊपर। इंटरनेशनली अगर हम गुड्स का मूवमेंट करा रहे हैं तो सीधी बात ध्यान रख के चलना, यूं तो बातें बहुत सारी निकल के आती हैं, मोहित मिनरल्स का केस भी यहां पर आ जाता है, लेकिन फाइनल क्रक्स ये है कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन जो है दिमाग में सेट कर लेना। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन चाहे आप भाड़ा ले रहे हो एक्सपोर्ट कार्गो के रेस्पेक्ट में या भाड़ा ले रहे हो इंपोर्ट कार्गो के रेस्पेक्ट में, ऐसे भाड़े पर, ऐसे फ्रेट पर जीएसटी नहीं आएगा। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन आरिया हो या जारिया हो, जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। ऐसे करके ये सारे पॉइंट्स आपके यहां पर कवर मालिक हो जाते हैं। एक नेशनल परमिट का और रह जाता है। तो जीटीए क्या है? जीटीए जो है मालिक, ये इसके केस में नॉर्मली आरसीएम लगता है। जीटीए वालों को आरटीओ ऑफिस से परमिट लेना पड़ता है जिसकी फीस लगभग 16,500 है। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आरटीओ ये खुद तो जीएसटी भरना नहीं चाहेंगे, ये चाहेंगे कि यहां आरसीएम में जीएसटी भर दिया जाए, लेकिन जीटीए वाले पे सरकार को खुद भरोसा नहीं है, इनका टैक्स कोई और भर रहा है और हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा टैक्स ये भर दे यहां पर आकर। इसे बोलते हैं चोरों पर मोर को मरवाना, चोर पे मोर मरवाना। क्या पॉसिबल है? नहीं। अरे इसका इसका ये खुद चोर है, इसका जीएसटी ये भर रहा है, इसका अपना नहीं दे पा रहा है, ये हमारा दे देगा ऐसे करके। तो कहा कि हम देना नहीं चाहते, ये देगा नहीं, तो ऐसी की तैसी में जान दो, अंगूर खट्टे हैं, काटा मार दीजिए। तो नेशनल परमिट को भी यहां पर एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। आगे बोलते हैं जीपीआरएस के अंदर पी आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर करके है। तो यहां पर भी अमेंडमेंट डाली गई है कि जो आपने इसमें वैसे नॉर्थ ऐसे एक बात करते हैं, जल, थल और वायु के माध्यम से बात करते हैं। जल की बातों में पहले आ जाती है ये बोट आ गई मालिक, बोट क्या कहते हो, जीएसटी लगाऊं या ना लगाऊं? सर जी यहां पर जीएसटी आप कृपया करके मत लगाइए, गंगा रिवर है, यमुना रिवर है, झील है, तो यहां पर सर जी जीएसटी की बात नहीं करनी चाहिए, दीज आर इनलैंड वाटरवेज। अब अगर हम इस जलेश की बात करें, जो ये वेसल होता है, तो इस वेसल का ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है, क्या ये टूरिज्म पर्पस के लिए है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए है? अगर टूरिज्म के लिए तो बंदा खुश होगा, टन 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 टारा तो लिया बेहतर, जीएसटी लिया यहाँ पे, उससे जीएसटी ले लेंगे। लेकिन अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए थकेला थकेला व्यक्ति वहां जा रहा होता उसमें बैठकर, तो वहां पर हम जीएसटी नहीं लेकर चलेंगे, ऐसा बोल दिया जाता है। अब बात करते हैं थल की। थल पर आपकी कुछ इस प्रकार की बातें दिखाई दे रही हैं। एक दिख रही है आपको एसी बस, लगाओ जीएसटी। एक नॉन एसी है, देख लेंगे नहीं लगाएंगे।
एक है बारात बस आज मेरे यार की शादी है, ऐसा लगता है पूरे संसार की शादी है, इस पे जीएसटी लगा दिया जाएगा क्योंकि खुशी का माहौल है। तो बात तो कुछ ऐसे बोला गया कि जो बसेस हैं आपकी स्टेज कैरेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, अगर आपकी ये कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है तो ये बताइए ये आपकी एसी है कि नॉन एसी? अगर एसी है तो शूट एट साइट मतलब टैक्सेबल हो जाएगी, नॉन एसी है तो बातें करते हैं। तो नॉन एसी में क्या है, क्या ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है? हाँ तो फिर ठीक है, एग्जम्पशन दे देंगे। लेकिन अगर उसमें स्पेशल बस है, जैसे किसी कंपनी ने हायर कर रखी है स्पेशली अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बस, या फिर कोई टूरिस्ट वाली बस है, या फिर बारात की बस है, तो ऐसे वाले मामले के अंदर हम उसे टैक्स यहाँ पर लगा कर चलेंगे। स्टेज कैरेज जो होती है वो थकेली बस होती है, रुक रुक के जाती है, बारात वरात में वो बस नहीं जाती, अपने रूट पर ही चलती है। यहां पर बोलते हैं कि अगर वो एसी है फिर तो लगाओ जीएसटी, नॉन एसी है तो फिर उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। वैसे करके मालिक यहां बोल दिया जाता है। बाकी चीजें मेट्रो, मोनो, ट्राम सब एग्जेम्प्टेड है, मीटर्ड कैब एग्जेम्प्टेड है, रिक्शा, जुगनू ये सब एग्जेम्प्टेड है अपने, उबर, ओला वगैरह ये सब टैक्सेबल है। बड़ी बात ध्यान दीजिएगा, मैं चाहे कितनी किसी को भी यहां पर एग्जम्पशन में डाल दूं एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट, लेकिन अगर कोई भी मोमेंटम ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हुआ तो कसम 95 की उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। जिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस को मैं यहां कह रहा हूं कि वो एग्जेम्प्टेड है, अगर वही बस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू रूट आउट हो गई तो जीएसटी लगने से कोई रोक नहीं सकता। 95 वो शक्ति है कि जो उससे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा और टैक्सेबल होकर रहेगा हर हाल में, ऐसे बोल दिया जाता है। तो ये अजगर है, अजगर 95, बाकी सारे सांप सपोले हैं, ये अजगर है। ओके, आगे रेल की बात करते हैं। इंडियन रेलवे अपना हो जाता है तो इंडियन रेलवे में दो बातें होती हैं, अगर एसी कंपार्टमेंट है या फिर हिलेरियाज की बात करें तो वहां एसी नहीं फर्स्ट क्लास बोलते हैं। तो अगर फर्स्ट क्लास है हमारे नॉर्मल एरिया में, चाहे फर्स्ट हो सेकंड हो थर्ड एसी हो कोई सा भी हो, एसी है ना, बात खत्म, टैक्स लगेगा। और अगर हिल एरियाज की बात करें वहां एसी क्राइटेरिया नहीं होता है तो वहां पर कहते हैं कि ठीक है फर्स्ट क्लास है तो टैक्स लगेगा, अदरवाइज को एग्जम्पशन दे दी जाएगी। और मेट्रो, मोनोट्राम वगैरह वो सब आपके एग्जेम्प्टेड हैं। आगे कुछ यहां पर निकल के आइए कि व्हीकल फर्म्स एम्प्लॉय के लिए अब हायर करके चल रहे हैं, तो बताइए क्या होगा। स्पेशल बस है, जीएसटी लगा दिया जाएगा। यहां बात कर रहे हैं कि अब जब आप घूमने के लिए गए हो ना, वहां पे क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार गए हो घूमने के लिए, वहां पोर्ट ब्लेयर पे जाके लैंडिंग होगी, वहां हैवलॉक बीच, पोर्ट नील बीच, नील आइलैंड, तो ऐसे कर कई सारे आइलैंड वहां पे बने हुए हैं। तो उसमें वहाँ पर एक होटल राधानगर बीच है और वहाँ पे ताज होटल है। थोड़ा महंगा है बट एक्सपीरियंस जरूर कीजिएगा एक बार, मतलब जन्नत ना दिखे तो कह दीजिएगा हाँ? जन्नत दिखाऊं मैं, है जन्नत ना दिखे तो कहिएगा। गाना आएगा निकल के, ये कहाँ आ गए हम। तो वहां क्या होता है, पोर्ट ब्लेयर से एक आइसलैंड से छोटे से दूसरे आइसलैंड पर जाने के लिए यहाँ वो जो होती है ना फेरीज, फेरीज मतलब लाइक आपकी जैसे छोटा जहाज, बोट वगैरह हो गई, इलेक्ट्रिक जो बोट होती हैं अपनी मोटर बोट, तो मोटर बोट का इस्तेमाल किया जाता है तो उन पर जीएसटी का सीन क्या रहेगा, क्योंकि सड़कें तो नहीं है वहां पे वैसे करके। तो वहां ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमारी बात सुनिएगा, अगर ऐसा कुछ मामला बनता है तो चेक करना पड़ेगा कि जो वो फेरीज हैं, जो मोटर बोट्स हैं, वो टूरिज्म पर्पस के लिए हैं या अदरवाइज हैं। अगर टूरिज्म के लिए हैं तो लगाओ जीएसटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो रहने दो, क्या दिक्कत है। वेरी सिंपल, लेटेस्ट बातें हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं इसके अंदर। वायु की बात करते हैं, अगर आपका जहाज लैंड कर रहा है या टेक ऑफ कर रहा है, कहां से रे, नॉर्थ ईस्ट रीजन से, तो ऐसे में जीएसटी ना लगेगा। पहले ये पढ़ते थे, अब कुछ इसमें और ऐड कर दिया गया है कि एग्जम्पशन रहेगी बशर्ते कि आप इकोनॉमी क्लास में सफर करने वाले हो। हम तो इकोनॉमी वाले हैं भाई साहब, तो हमारे लिए तो एग्जाम, हमारे लिए तो प्रैक्टिकल का बदलाव है नहीं। लेकिन आप बिजनेस क्लास में चलने वाले लोग, तो भाई साहब पहले तो आप भी एग्जाम्प्ट थे, फिर गवर्नमेंट ने सोचा, कितना दिमाग लगाया इस बार गवर्नमेंट ने, कि जो बिजनेस क्लास में सफर कर रहा है क्या उसको इस बात से फर्क पड़ेगा कि उसकी जहाज की फ्लाइट पर लाइक जीएसटी है या नहीं है। क्या वो अपना दार्जिलिंग जाने का ख्वाब तोड़ देगा कि नहीं अब जीएसटी आ गया, अब मैं दार्जिलिंग नहीं जाऊंगा, जीएसटी लग रहा है, मेरी टिकट महंगी है, जो बिजनेस क्लास वाला व्यक्ति है, जी नहीं। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, बिना बात के एग्जाम्पशन दे रखी है, उसको टैक्सेबल करो। तो इकोनॉमी वाले को बस एग्जाम्पशन दी गई, बाकी जो भी क्लास है चाहे नॉर्थ ईस्ट रीजन से टेक ऑफ करे या फिर लैंड करे, टैक्स लगाया जाएगा। यह है अपना रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत गवर्नमेंट जो भी सब्सिडी दे रही है, जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रही है इसको सफल बनाने के लिए, उस पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा।
एम्बेसी वीजा फीस लेती है, नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी एट ऑल। वीजा, पासपोर्ट, ये कौन सा वीजा आ गया, ये है वीजा ऑन अराइवल। वीजा, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, सो मेनी सर्टिफिकेट्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड इनकी जो फीस होती है उस पर भी भाई साहब जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। आगे है टूर ऑपरेटर की सर्विस, क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, हमारी बात सुनिए। हम लोग घुमाने में तो बहुत माहिर हैं, ठीक है। तो एक टूर ऑपरेटर है, घूमने घुमाने का काम करता है, और एक विदेशी चिंग चोंग इनके पास में आता है और कहता है कि डीजे वाले बाबू, मेरा नहीं गाना तो नहीं बजाना है, लेकिन इनके पास में आया और कहता है कि मुझे 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 श्रीलंका घुमाइए। श्रीलंका का टूर मांगता है, तो विदेशी व्यक्ति को विदेश में घुमा रहा है, क्या इंडिया में जीएसटी लगना चाहिए? अगर आपने हाँ बोला तो बात वैसे हो जाएगी, तू कौन का मैं खामोखा, नहीं लगना चाहिए। अगर ये कहता है कि ठीक है भैया मुझे वृंदावन घुमाइए, तो वृंदावन में घुमाया है तो फिर तो इंडिया में घुमा रहा है, तो फिर तो इंडिया में जीएसटी आ जाना चाहिए पूरी वैल्यू के ऊपर। लेकिन वो कहता है कि मुझे यहां भी घूमना, भगवान राम की से भी अब जो यादें हैं वो ताजा करके आनी, और भगवान कृष्ण भी मुझे मिलना, वृंदावन भी और यहां भी, ऐसे करके चलना है। तो बताइए इस केस में तो जितना तक यहां से संबंधित है प्रपोर्शनेट करना पड़ेगा, तो उतना तो एग्जाम्पशन में रहेगा, जीएसटी नहीं आएगा, और जितना तक यहां से कनेक्टेड है उस पर जीएसटी अपना आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पशन वाला पोर्शन कैसे निकाल के चलें, तो मान लीजिए जो इन्होंने चार्जेस लिए थे वो 10,000 के लिए थे, तो एक तो तरीका होता है रफ तरीका कि आधा आधा कर लो, चलो 50% तेरा 50% इसका, तो 50% जब इसके हिस्से में निकल के आएगा तो मतलब 5,000 50% एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। लेकिन मैं कहूं जी कि 2 दिन का यहां पर ट्रिप था और 3 दिन का यहां पर बनता था, तो एक ही टेक्निकल तरीका है जो कि लॉजिकल भी दिखता है कि 3 दिन यहां था तो 10,000 को अगर हम इस रेशो में बांट के चलेंगे तो ये 6,000 यहां पर एग्जम्पशन वाले में इधर निकल कर आ जाएगा। तो एग्जम्प्ट में क्या करके चलूं, सरकार किसको एग्जेम्प्ट करेगी, ये विच एवर इज व्हाट, लोअर या हायर, एग्जाम्पशन किसको देगी, सरकार बोलती है विच एवर इज लोअर, जौन सा इनमें कम होगा हम उतना तक यहां पर एग्जेम्प्ट करके चलेंगे, यानी कि 5,000 तक एग्जाम्पशन मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो एग्जाम्पशन है आपकी वो मैक्स टू मैक्स 50% तक जा सकती है, उससे ऊपर नहीं जा सकती। सर अगर उल्टा होता, यहां 3 दिन होते, यहां 2 दिन होते, यहां अगर 2 दिन होते, तो इसके हिस्से में एग्जाम्पशन वाले में 4,000 निकल के आता और विच एवर इज लोअर में 4,000 आ जाता। तो जो एग्जाम्पशन पोर्शन है दैट में भी 50% और लोअर और उससे लेस यहां पर कराया जा सकता है, उससे ऊपर की बात नहीं हो सकती है। सर मान लीजिए इसे कैसे करके चलेंगे, ये आधा दिन पूरा दिन का कैसे चक्कर पड़ेगा, दिन तो आपने काउंट कर ली। देखिए यहां पर एक शुरू में आप ये लगाइए, निशान लगाइए, एक निशान यहां लगाइए, एक यहां लगाइए, ये 0 आर है, ये 12 आर का पीरियड है, ये 24 आर का पीरियड है, ठीक है। अगर आप 12 घंटे या उससे ऊपर की बात कर रहे हैं यहां पर आकर, तो जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति 3 दिन 14 घंटे रहा, तो अगर इस स्टेज तक आ चुके हैं, इसके यहां या इससे आगे हैं, तो खींचकर यहां कर देंगे, उसको पूरा दिन मान लिया जाएगा, राउंड ऑफ कर देंगे। और अगर आप इस लेग के अंदर हैं तो आपको यहां आधा दिन पर छोड़ दिया जाएगा। जैसे एक व्यक्ति 3 दिन 2 घंटे है, तो 3 दिन 2 घंटे का मतलब 3.5 दिन उसको पढ़ा जाएगा, वैसे करके बोल दिया जाता है। तो डेज की राउंडिंग ऑफ करने के लिए क्या बोलते हैं, इन मेकिंग ऑफ द अबव कैलकुलेशन ड्यूरेशन ऑफ जो टाइम है इक्वल टू और एक्सीडिंग 12 आर है, 12 घंटे या उससे अधिक है तो 24 घंटे मान लेंगे, 12 घंटे से कम है 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा, तो उसे 12 घंटे पढ़ने की आधा दिन मान लिया जाएगा। ऐसे करके इलस्ट्रेशन देके आपको यहां पर समझा रखा है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। जीपीआरएस के अंदर आगे आता है अब आपका एस करके है, क्या लिखा है इस एस के अंदर कि जो ओल्ड एज होम्स होते हैं ना मालिक, जो बुजुर्ग आदमी होते हैं, तो सरकार इनके लिए क्या करके चलती है कि ओल्ड एज होम्स बनाती है, तो उसमें अगर जो किराया बनता है 25,000 पर डे या उससे 25,000 पर डे तक का है इंक्लूडिंग ऑल, तो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। फेयर प्राइस शॉप जो रन करते हैं तो उनको मिलने वाला जो कमीशन होगा उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। एनपीओ 3 बातें बोली गई हैं। एज ए ट्रेड यूनियन काम कर रहे हैं तो उस पर जो भी कंट्रीब्यूशन मेंबर से आ रहा है जीएसटी ना लगाया जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि अगर आप एक ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है, जैसे कि रिलीजियस एक्टिविटी, तो उसके लिए जो भी आपके पास आपके मेंबर से कंट्रीब्यूशन आ रहा है उस पर जीएसटी नहीं होगा। आगे बात करते हैं कि अगर आप RWA हैं, रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है,
और आप अपने मेंबर से 7,500 पर मंथ पर मेंबर ले रहे हैं तो एग्जम्पशन है। अगर 7,000 से ज़्यादा लिया, सपोज 9,000 आपने ले लिया, तो वैसे वाले केस के अंदर पूरा का पूरा 9,000 यहाँ पर आपका टैक्सेबल कर दिया जाएगा, वैसे करके मालिक बोल दिया जाता है। उसके बाद आगे आते हैं, यहाँ पर आकर ये सर्कुलर इसी पर बेस्ड अपना दे रखा है। और मेंबर का मतलब क्या है? मेंबर का मतलब फ्लैट से है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 4 फ्लैट है तो मैं 4 जगह मेरा मेंटेनेंस जाएगा, मतलब अगर 1,000 रुपये का मेंटेनेंस बनता है तो 1,000 इंटू 4 4,000 का मेरा मेंटेनेंस जाएगा, अकॉर्डिंगली बात करी जाएगी। तो मेंबर का मतलब नंबर ऑफ फ्लैट्स, नंबर ऑफ बिल्डिंग से है। NPO2 तो बाकी अन्य कामों के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आपके बने हुए होते हैं, तो वहां पर अगर जो किराया बनता है वो 1,000 पर मेंबर पर ईयर, ये ईयर लिखा है, 1,000 पर मेंबर पर ईयर तक का है, तो हम GST की बात वहां पर नहीं करके चलते हैं, ऐसा बोल दिया जाता है। आगे आता है आपका BIB। BIB के अंदर ये पॉइंट पहला बैंकिंग का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो सर्विस है, पहले वो एग्जेम्प्ट हुआ करती थी, लेकिन अब RBI की सर्विस को टैक्सेबल कर दिया गया है, ताकि ये पीछे से जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उनका ITC नॉर्मल तरीके से इनको मिल जाए, और सबके समान RBI को भी रखवा दिया जाता है। इंटरेस्ट एंड फॉरेक्स इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस डिपॉजिट ये आपका एग्जेम्प्टेड है, बाकी हर तरह का आपका जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल किया जाता है। क्रेडिट कार्ड के जो चार्जेस हैं वो भी टैक्सेबल किए जाते हैं। दूसरी बात, जो फॉरेक्स के संबंध में डीलिंग की जा रही हैं, अगर वो डीलिंग आपस में की जा रही है, एक फॉरेक्स डीलर दूसरे फॉरेक्स डीलर को या बैंक को या किसी भी तरह से आपस में इंटरनल एक्सचेंज कर रहे हैं, वो तो एग्जेम्प्टेड है। लेकिन जैसे ही पब्लिक के साथ ही इन्वॉल्व होते हैं वहां पर इसको टैक्स लगा दिया जाता है, वैसी वाली बात इसमें बोली जाती है। बैंकिंग कंपनी, जो जनधन सेवा योजना के तहत बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट खोले गए थे, तो उनके संबंध में कुछ एक बैंक चार्जेस बनते हैं जो कस्टमर से लिए जाते हैं, गरीबों से लिए जाते हैं, उन बैंक चार्जेस के ऊपर GST नहीं आएगा। अक्वायरिंग बैंक, कार्ड को स्वाइप जब करते हैं तो वहां जो चार्जेस बनते हैं तो उसके संबंध में कुछ एग्जम्पशन है। कह रहे कि अगर आपने 2,000 तक की ट्रांजैक्शन के लिए कार्ड को स्वाइप किया है तो उस पर जो भी बैंक चार्ज बनते हैं नॉर्मली 2% से बनते हैं। तो मान लीजिए आपने 5,000 की ट्रांजैक्शन के लिए किया है तो फिर वहां तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, सिर्फ 2,000 तक की ट्रांजैक्शन की है तो बात करेंगे। सपोज कीजिए आपने ट्रांजैक्शन की 1,000 रुपए की, उस पर 2% से बन गया आपका बैंक चार्ज बन जाते हैं मालिक 20 रुपए के बन जाते हैं, तो उस 20 रुपए के ऊपर GST नहीं लगाया जाएगा। तो ऐसे करके ये टेबल के अंदर आप देख सकते हैं इस बात को। उसके बाद में आती हैं एजेंसी सर्विसेज, बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस करस्पॉन्डेंट की सर्विस दी जा रही हैं और गांव में दी जा रही हैं, रूरल एरियाज में दी जा रही हैं, नो क्वेश्चन ऑफ GST। बिजनेस फैसिलिटेटर की सर्विस दी जा रही है या बिजनेस करस्पॉन्डेंट की, चाहे इंश्योरेंस कंपनी के रेस्पेक्ट में हो चाहे बैंकिंग कंपनी के रेस्पेक्ट में हो, गांव का नाम आते ही यहां GST नहीं आएगा। अर्बन में है नॉर्मल तरीके से GST अपना आ जाएगा। दूसरा, जो इंटरमीडियरी, जो एक तरह से प्लेसमेंट एजेंसी होती है जो बैंकिंग कंपनी के लिए बेसिकली काम कर रही है, उस पर भी अपना GST नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद ये IFS की बात कर रहे हैं, क्या भला? सर्विस बाई एन इंटरमीडियरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज लोकेटेड इन मल्टी सर्विसेज SEZ और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस IFSC टू ए कस्टमर लोकेटेड, SEZ से सर्विस आगे दी जा रही है, एज एन इंटरमीडियरी काम कर रहे हैं। पढ़ के लग रहा है कि GST का यहां पर सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि बात विदेश की जा रही है और बात यहां पर SEZ की करी जा रही है। अगला पॉइंट आता है आपका यहां पर इंश्योरेंस एंड पेंशन का। पहला पॉइंट है एन्युटी। अच्छे बच्चे वो होते हैं माता पिता के नाम पर 1 करोड़ रुपया कम से कम जमा कर देते हैं, जिससे कि आगे चलकर माता पिता के खाते में एक मंथली फिक्स्ड अमाउंट आता रहता है, तो उन्हें आपसे पैसे मांगने की फिर जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छे बच्चे ये काम करते हैं जो माता पिता को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना देते हैं। तो ऐसे कंट्रीब्यूशन पर GST की बात नहीं होगी और ये कराया जाता है नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत, ऐसे करके। ठीक, आगे आगे बोलते हैं ग्रुप इंश्योरेंस। जय जवान, हमारे जो जवान हैं, चाहे जल सेना है, थल सेना है, वायु सेना है, कोस्ट गार्ड है, CRPF है, तो इनका सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है। कोर्ट कचहरी भी अलग ही होते हैं आर्मी वालों के।
जान हथेली पर रखकर ये जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं, इनका इंश्योरेंस जरूरी होता है। नॉमिनल सा प्रीमियम जाता है, अच्छा खासा अमाउंट सम एश्योर्ड इनका होता है। तो ऐसे में उस प्रीमियम पर जीएसटी नहीं लगाएंगे। और ये ऑफर किया जाता है, ग्रुप इंश्योरेंस फंड बने हुए हैं रेस्पेक्टिव, जैसे आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड यानी कि AGIF। तो यहां पर हम जीएसटी की बात नहीं करते हैं ऐसे करके। आगे है, कई हमारी गवर्नमेंट बॉडीज हैं जिन पर जीएसटी की बात नहीं होगी। ESIC यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, एक EPFO है, एक CMPFO है और एक NPS नेशनल पेंशन सिस्टम है। लेकिन खूबसूरती इन चार को याद रखने में नहीं है, क्योंकि इन पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही नहीं। क्वेश्चन आएगा इन पर बेस्ड जो इस बार आपके विड्रॉ कर लिए गए हैं, IRDA और सेबी। IRDA और सेबी, रामू ध्यान से सुन ले, IRDA और सेबी इनकी एग्जम्पशन विड्रॉ है, इनके द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज पर अब जीएसटी लगाया जाएगा ऐसे करके। जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, कई सारी आपकी स्पेसिफिक इंश्योरेंस पॉलिसी दे रखी हैं जो गरीबों के लिए होती हैं, या ऐसे कहिए जो APL या BPL रेखा के आसपास वाले जो लोग हैं उनके लिए होती है। तो उन पर जो प्रीमियम जाता है उस पर जीएसटी की बात नहीं करते, वैसे करके यहाँ पर आ जाता है। जैसे कि हमारी कुछ स्कीम यहाँ पर हो सकती है, जैसे बंगला शस्य बीमा, निरामय हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, वैसे करके। तो ये जनरल इंश्योरेंस था। कुछ एक लाइफ इंश्योरेंस भी हैं, जैसे कि जनधन योजना में था, जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना। क्वेश्चन बनेगा C पॉइंट पर, लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जहां पर सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए का बनता है। इस 2 लाख पे क्वेश्चन बनेगा। एग्जाम में 3 लाख दे रखा होगा, लेकिन लाइफ माइक्रो का नाम पढ़ते ही आप पागल हो जाओगे और एग्जामेशन में दे आओगे। नहीं, एग्जामेशन तब है जब सम एश्योर्ड आपका 2 लाख रुपए तक का बनता हो, ऐसे करके मालिक। ठीक है जी। वरिष्ठ पेंशन, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जीवन ज्योति योजना, वया वंदन योजना। तो इस प्रकार से अलग अलग स्कीम आपकी दे रखी है। नो नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ द स्कीम। तो यहां जो प्रीमियम दिया जाएगा, जीएसटी की बात इस पर नहीं करेंगे। आगे क्या बोलते हैं कि ये जो आपकी स्कीम थी, अगर इनका री इंश्योरेंस भी कराया जाए तो री इंश्योरेंस वाले प्रीमियम पर भी जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाएगी। अटल पेंशन योजना सेंट्रल लेवल की है, और ऐसे ही कोई स्टेट लेवल की और पेंशन योजना चलाई जाती हैं तो उनमें जो कंट्रीब्यूशन आएगा उस पर भी जीएसटी की बात नहीं होगी। एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी जहां पर कि प्रीमियम गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाता है, रेसिपिएंट गवर्नमेंट बनती है, जैसे सरकारी स्कूल के बच्चे हो गए, सरकारी एम्प्लॉयज हो गए, उनका बीमा जो करवाया जाता है, तो वहां पर भी जीएसटी की बातें नहीं करी जाएंगी। और इसका भी री इंश्योरेंस अगर कर दिया जाता है तो री इंश्योरेंस वाले अमाउंट पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ऐसी वाली बात मेरे बच्चा बोल दी जाती है। आगे है BIB में बिजनेस संबंधी, ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न, चालू बिजनेस को बेच देना। मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी अपने में कि चलते बिजनेस को अगर हम बेच देते तो वहां पर भी जीएसटी की बातें नहीं करी जाती हैं ऐसे करके मालिक। अच्छा जी, जब बात और क्या सर, और उसमें बोलते हैं कि हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, अच्छे से देखकर चलना मेरे बच्चा। क्या बोलते हैं कि अगर टाटा मोटर्स है वो किसी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को बस वगैरह ये दे रही है लीज पर, कौन सी बसेस की बात कर रहे हैं, बस या मिनी बस, 12+, किसकी, कार की बात ना कर रहा, बस या मिनी बस आपकी यहां पर जो है 12+ जिसकी कैपेसिटी है वो दी जा रही है, क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बेसिकली बात करने जा रहे हैं, तो एग्जम्पशन दे दी जाती है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति जीटीए को ट्रक वगैरह आगे लीज पर दे रहा है, जीटी को, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को, वहां पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ऐसे ही म्युनिसिपैलिटी को इलेक्ट्रिक बस आप किराए पर दे रहे हो, लीज पर दे रहे हो, तो भी जीएसटी की बात नहीं करेंगे। और अगर आप कोई बस एक ऐसे ट्रांसपोर्टर को दे रहे हो जिसने अपनी बसेस को स्कूल में लगा रखा है, ट्रांसपोर्टेशन फॉर ऑफ द स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ को, तो वहां पर भी आपकी एग्जम्पशन दे दी जाती है। टोल चार्जेस है, चाहे किसी भी फॉर्मेट के अंदर टोल चार्जेस हो, चाहे एन्युटी फॉर्मेट के अंदर हो, चाहे एक्चुअल टोल कलेक्शन चार्जेस के रूप में आपको रिकवर हो रहे हो, टोल जहां पर शब्द आएगा जीएसटी की बात नहीं करके चलेंगे। फास्टैग ना होने पर डबल टोल लिया जाता है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट लिया जा रहा है क्या वो भी टोल चार्जेस है? यस, उसको भी एक्सटेंडेड टोल चार्जेस के नाम से जानते हैं, वो भी एग्जम्प्ट होता है। कभी कभी जब व्हीकल आपका ओवरलोड होता है तो एक्स्ट्रा टोल आपसे वसूला जाता है, वो वाला एक्स्ट्रा टोल भी टोल चार्जेस के रूप में ही कंसिडर किया जाता है और उसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है।
इनक्यूबेटर की सर्विस की बात कर रहे हैं कि अगर कोई इनोवेटिव जिसके जिगर में होता है ना, आग लगा देंगे भाई साहब आग, आपके मन में भी आग है ना कि एक बार सीए की डिग्री मिल जाए आग लगा देंगे आग, तो बस वही आग चाहिए होती है। तो जब किसी के मन में ऐसी आग होती है कुछ कर गुजरने की, तो उसके लिए ये आपके जो R&D इंस्टीट्यूट बने हुए हैं अलग अलग जगहों पर, वो वहां जाते हैं और वहां रहकर वो अपनी सर्विसेज को आगे दे रहे होते हैं। तो वहां पर बोलते हैं कि उसको 3 साल तक की एग्जामिशन हम देके चलेंगे, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि पिछले साल में 50 लाख तक का टर्नओवर रहा है तो करंट फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख तक की एग्जामिशन हम दे सकते हैं। उसके ऊपर अगर कुछ है तो ऊपर वाला अमाउंट टैक्सेबल कर दिया जाएगा एंड दिस एग्जामिशन विल वर्क ओनली फॉर 3 ईयर्स। उसके बाद में आगे बोलते हैं लीगल सर्विसेज। अगर ये सर्विस दी जाती है किसी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा, जूनियर या सीनियर एडवोकेट चाहे इंडिविजुअल कैपेसिटी में हो चाहे फर्म के रूप में हो, सर्विस दे रहे हैं किसको, टू टू नॉन बिजनेस एंटिटी या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि इनके ऊपर नॉर्मली आरसीएम लगता है और आरसीएम का नियम यह है कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। तो पहले देख लीजिए अगर सामने आपका नॉन बिजनेस एंटिटी है या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, क्या खुशी खुशी जीएसटी भर देगा? नहीं रे। तो वकील साहब पर भरोसा नहीं है, ये टैक्स जमा नहीं करते, रेसिपिएंट आपका देगा नहीं, तो वैसे केस में अंगूर तो खट्टे हैं, एग्जम्पशन दे दी जाती है। अगर ये सर्विस दी जाती है किसी गरीब बिजनेस एंटिटी को, तो वैसे वाले केस के अंदर आकर हम बोलते हैं कि भाई तो भी जीएसटी एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ये सर्विस दी जाती है किसी अमीर बिजनेस एंटिटी को, अमीर का मतलब जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10, 20, 40 से ऊपर रहा हो, तो वहां पर आकर टैक्स लगाया जाएगा, बिकॉज आरसीएम एप्लीकेबल वहां पर हो सकता है और वो भी आरसीएम में ही लगाया जाएगा। सीनियर एडवोकेट जब अपने ही काले कोट वालों को सर्विस देता है उस पर भी टैक्स लगा दिया जाएगा, लेकिन वहां पर जो बिलिंग है वो क्लाइंट के नाम पर डायरेक्ट कराई जाती है और वो आरसीएम में अपना टैक्स भर देता है। वैसे करके मालिक बात करी जाती है। उसके बाद में इनक्यूबेटर की सर्विस, जो इनक्यूबेटी से कुछ चार्ज वगैरह लिए जाते हैं उन पर भी जीएसटी की बात नहीं होगी। बिजनेस एग्जीबिशन, इस पर भी पॉइंट अच्छा खासा पूछा जाता है कि अगर कोई एसोसिएशन, मान लीजिए फुटवियर मैन्युफैक्चरर का मैंने एग्जांपल ले रखा है और फुटवियर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है जो अपने इस फुटवियर को आगे प्रमोट करने के लिए जर्मनी की एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करती है, तो ये इसको यहां पर फंड प्रोवाइड करा देते हैं। सप्लायर ये है, रेसिपिएंट ये है और एग्जीबिशन हो रही है इंडिया के बाद, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं। तो टू एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस घटना को यहां पर एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है। आगे आती हैं अपनी कुछ आईजीएसटी के अंदर एग्जम्पशंस हैं 9/2017 के अंदर। तो इनमें क्या क्या बोला गया है मैं आपको मालिक समझाता हूं। ये सारे पॉइंट यहां पर अपने दिए हुए हैं और उसके बाद फिर ये क्लैरिफिकेशन यहां पर अपनी आ जाती हैं। तो देखिए 1 बाय 1 करके देखते हैं यहां पर आकर। तो बोलते हैं कि अगर सर्विस जो है वो ली जाती है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस की जाती है और किसके द्वारा की जा रही है, गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है या किसी इंडिविजुअल के द्वारा पर्सनल यूज के लिए की जा रही है या किसी ट्रस्ट के द्वारा इंपोर्ट की जा रही है, जीएसटी अपना नहीं लगाया जाता है। लेकिन ओइडार की जो सर्विस होती है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज, तो छोटे बच्चों को जो गेम शेम खिलाते हैं ऑनलाइन, तो उन पर एग्जम्पशन ये काम नहीं करती है, वो अपना टैक्सेबल ही रहता है। आगे बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति एंटिटी में बैठा हुआ है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में सप्लायर है और रेसिपिएंट भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर है, तो यहां जीएसटी कलेक्शन में इशू आता है। इसलिए बोलते थे चल अंगूर तो खट्टे हैं। ओशन फ्रेट जो वेसल के केस में है उस पर एग्जम्पशन तो ये बोलती है कि ठीक है भैया, इंपोर्ट के रेस्पेक्ट में ओशन फ्रेट पर जीएसटी लगाया जाएगा। लेकिन मोहित मिनरल्स 2022 का केस आया सुप्रीम कोर्ट, उसने कहा कि नहीं, यहां ओशन फ्रेट के ऊपर जीएसटी अपना नहीं लगाया जाएगा। ऐसे करके मालिक अपनी बात करा दी जाती है। फिर है आरबीआई की सर्विस की बात करते हैं। जो आरबीआई है, आरबीआई पहले आउटवर्ड सर्विस अपनी एग्जेम्प्ट हुआ करती थी, बट नाउ इट इज टैक्सेबल। तो अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस की जाती है फॉरेक्स के संबंध में, तो उसको यहां पर एग्जेम्प्ट रखवाया गया है, वैसे करके। ठीक है जी, ये तब की बातें हैं जब ये आपकी एग्जेम्प्ट हुआ करती थी कि भाई आरबीआई अगर यहां इस इंपोर्ट ऑफ सर्विस को अगर हमने टैक्सेबल किया तो आरबीआई को रिवर्स चार्ज में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उस समय की एग्जम्पशन है। बट मेरे हिसाब से अगर आज की डेट में इसको टैक्स लगा भी दिया जाए तो कोई आफत वाली बात नहीं है, क्योंकि आरबीआई आज इस कैपेसिटी में है कि वो अपना आईटीसी यहां पर ले सकता है। फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन जो ये जो होते हैं आपके एम्बेसी वगैरह जो होते हैं, तो ये अगर इंपोर्ट करते हैं सर्विसेज, डोमेस्टिकली सर्विस लेते हैं तो पहले पे करना पड़ता है, बाद में रिफंड मिल जाता है। इफेक्ट न्यूट्रलाइज अगर इंपोर्ट करके चलते तो डायरेक्ट एग्जम्पशन ही दी जाती है, क्योंकि वहां पर सर्विस देने वाला इंडिया के बाहर बैठा हुआ है, वैसे करके। इसी प्रकार से यूनाइटेड नेशंस की भी अपनी बात करी जाती है।
SEZ नाम आते ही जीएसटी की बात खत्म हो जाएगी। फॉरेन टूरिस्ट, इसके बारे में डिटेल में हम बात कर चुके हैं। यहां पर बोलते हैं कि भाई अगर मान लीजिए यहां एक्सक्लूसिवली इंडिया के बाहर का टूर है तो जीएसटी अपना नहीं लगाया जाएगा बिल्कुल भी। अगर दोनों जगह के लिए हुआ तो प्रपोर्शनेट कर देंगे, और कैसे करेंगे वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। डीम्ड डिस्ट्रिक्ट के बीच में अगर बात कर रहे हैं तो उसको भी एग्जेम्प्टेड सर्विस का नाम दिया जाएगा। और इंटरमीडियरी, ये मैं बात आपको पहले बता चुका था कि अगर एंटिटी से माल एंटिटी के अंदर जा रहा है तो जो गुड्स जा रहा है ये तो सप्लाई नहीं बनती है, थर्ड शेड्यूल के अंदर इसको लिखा गया है। लेकिन ये जो इंटरमीडियरी था, चूंकि ये इसको सपोर्ट कर रहा है तो मेन ट्रांजैक्शन पर जब जीएसटी नहीं है, गुड़ को एग्जेम्प्ट कर दिया है, तो गन्ने को एग्जेम्प्ट करने में भला क्या हर्ज है, इस पर भी यहां जीएसटी की बात नहीं करी जाती है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, इसको हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स के तौर पर देखकर चलते हैं और ये नॉर्मल तरीके से टैक्स लगाया जाता है, हालांकि इसकी आपको देखने की अब जरूरत नहीं है। उसके बाद ऑयल रिग्स की बात करते हैं, तो ऑयल रिग्स के केस में क्या करती है गवर्नमेंट, ओएनजीसी वगैरह किसी के साथ अपना काम करके चलती है, हाथ मिलाती है, हैंडशेक करती है और बोलती है कि ठीक है सारा खर्चा भी आप इसमें करके चलोगे, सारा खर्चा पानी आप ही को करना पड़ेगा। और जैसे मान के चलिए कि इसमें जो खर्चा आएगा ड्रिलिंग वगैरह करने में, जो पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करने में, वो 10,000 करोड़ का आएगा, तो ओएनजीसी खुद ही करके चलेगी, उसको बेचेगी भी खुद ही, 15,000 करोड़ में बेच दिया, जो प्रॉफिट आएगा उसमें से शेयरिंग ये सरकार के साथ करके चलेगी। तो सरकार ने बेसिकली इनको एक राइट दिया कि आप जाइए और सिलिक्वेशन में जाकर ड्रिलिंग कर सकते हैं, तो बदले में प्रॉफिट शेयरिंग यहां पर गवर्नमेंट को चाहिए ही चाहिए। सवाल उठता है कि जीएसटी का क्या सीन रहेगा, जो इन्होंने खुद कॉस्ट इनकर करी, क्या सप्लाई बनता है, नहीं, उस पर बात ही नहीं करेंगे। इन्होंने जो इसको बेचा है पेट्रोलियम को, जी नहीं, ये अपना चार्जिंग सेक्शन से बाहर है, पेट्रोलियम पर जीएसटी नहीं आता है। अब जो प्रॉफिट शेयरिंग है, इन्होंने इनको राइट दिया है और बदले में 3,000 रुपए मिले हैं, क्या इस पर जीएसटी आएगा? गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, यहां पर भी जीएसटी नहीं आएगा। तो इस प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पर किए जा रहे हैं, इन पर किसी भी तरीके से कोई किसी प्रकार की जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाएगी। ज्वाइंट वेंचर वाली बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर एक ज्वाइंट वेंचर आउटसाइड वर्ल्ड में सर्विस देता है, जीएसटी लगाया जाएगा। और अगर ये अपने ही डीम्ड सेपरेट पर्सन को सप्लाई देता है फॉर ए कंसीडरेशन, तो भी जीएसटी यहां पे लगाया जाएगा। दूसरा, जब ये अपना कुछ एक कंट्रीब्यूशन करते हैं, कैपिटल लेकर आते हैं, तो उसे कैश कॉल या कैपिटल कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, वो किसी प्रकार की सप्लाई नहीं होती है और उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। पर सर मान लीजिए अगर कोई मेंबर अपने इसको सर्विस दे रहा हो, तो अगर सर्विस दे रहा है तो जीएसटी लग जाएगा, लेकिन कैपिटल कंट्रीब्यूशन सप्लाई को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है, वहां पर जीएसटी की बात नहीं हो सकती है। टेनेंसी राइट के अंदर टेनेंसी प्रीमियम एक होता है, और टेनेंसी प्रीमियम को एडवांस रेंट मानते हुए रेंट की तरह ही ट्रीट करके चलते हैं। जैसे कि रेजिडेंशियल यूनिट है और रेजिडेंशियल पर्पज के लिए दी जा रही है, B2C है, तो एग्जम्पशन आपको मिल जाती है, अदरवाइज टैक्सेबल रहता है, तो वही हाल अपने टेनेंसी प्रीमियम के अमाउंट का करवाया जाएगा। यहां पर कुछ सर्कुलर्स वगैरह आपने दे रखे हैं, एन्यूटी रोड कंस्ट्रक्शन, ये सारे मैं आपसे बात कर चुका हूं ऑलरेडी। हाँ, एक नई चीज ये है अपनी कि संसद कि जो एंकर लोग होते हैं जो टीवी चैनल्स पर आते हैं, तो उन पर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, कहीं कोई एग्जम्पशन की बात नहीं है, तो जीएसटी लगाया जाएगा, बशर्ते कि वो जो एंकर है 10-20 लाख के लेवल से ऊपर जा रहा हो, वो खुद कैपेबल हो जीएसटी रिकवर करने के लिए, तो जीएसटी उस पर नॉर्मल तरीके से लगाया जाएगा। तो यहां पर इनको समराइज मैंने कर रखा है मालिक, ऐसे करके, और इस तरह से ये आपका एग्जम्पशन का चैप्टर यहां पर आकर संपन्न हो जाता है। मैंने हर संभव प्रयास किया है कि आसानी से मैं आपको ये चैप्टर मालिक समझा पाऊं, वैसे करके। अगर आप चार्ट देखेंगे, चार्ट मैंने फ्री रिसोर्स में डलवा रखा है, तो आप इसे कर लेंगे। ये सीए इंटर फाइनल, देखिए एग्जाम्पशन कॉमन है दोनों के लिए, तो ये दोनों के लिए ही है अपना चार्ट, ठीक है। इसमें जैसे पहली दान धर्म की बातें की गई हैं, तो एक आपको एक नज़र में दिखेगा कौन सी एग्जाम्पशन कहाँ पर है। तो ट्रस्ट के थ्रू ये काम हो रहे हैं, 4 एक्टिविटीज़ हैं, ये धर्म की बात हो गई, फिर यात्रा करने के लिए गए, फिर एजुकेशन संबंधी न्यूज़पेपर, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एसडीआई, दयाल उपाध्याय, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, फीफा की बात हो गई, है ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात हुई, कल्टीवेशन, किसान की बात हुई। तो सारे के सारे पॉइंट्स आपके मैंने यहाँ पर ये दे रखे हैं, एंड दिस डायग्राम इज अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट crajkumar.com, फ्री रिसोर्स के अंदर है, जिससे कि एक सिंगल व्यू के अंदर आपको पूरी एग्जाम्पशंस दिखाई देती हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको एग्जाम्पशंस अच्छे से लर्न हुई या नहीं हुई। मैं आपको एक अच्छे से बात बता दूं मालिक, यहां एग्जाम्पशंस को बाय हार्ट वैसे लर्न करने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा और आपको पता होना चाहिए वहां पर आकर कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है या एग्जम्प्टेड है, ये बात आपको वहां पर पता होनी चाहिए, ठीक है। चलें अब, तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है नो डाउट, और ढेर सारी अमेंडमेंट्स भी इसमें आई हुई हैं। मेहनत करते रहिएगा और
अपना ना सही, माता पिता का नाम रोशन करो खूब सारा। जिस दिन तुम्हारे माता पिता की पहचान तुम्हारे नाम से होगी, उस दिन तुम जीवन में सफल माने जाओगे। आज की डेट में तो आपकी पहचान माता पिता से है कि फलाने सिंह का बच्चा है जी, है उनका बच्चा है ये, है ना। कल को अगर ऐसा हो जाए कि ये इंट्रोड्यूस कराया जाए कि ये इनके पिताजी हैं, ऐसे करके, तो कितना मजा आएगा ना। तो मेहनत करो और आगे बढ़ो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय है और टाटा है और ढेर सारा लव यू है आपके लिए। बाय बाय।